नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीएस ऑडियो स्टोरी में, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। यहां आपको सुनने को मिलेंगी रोमांचक कहानियां, दिल को छू लेने वाले उपन्यास, रहस्य, थ्रिल, प्रेम और जिंदगी से जुड़ी अनोखी दास्तानें जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। अगर आपको कहानियों में खो जाना पसंद है तो यह चैनल आपके लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हर कहानी के साथ एक नया सफ़र शुरू करें। डिस्क्लेमर: इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां और पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान, घटना या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अध्याय 31: प्राचीन वेशभूषा में पुरुष और महिलाएं। हुशिन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ऐसी बात कहेगा। अगर यह बात फैल गई तो क्या इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं होगा? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर आपको फोटो या ऑटोग्राफ चाहिए तो आपको मेरी पत्नी के न होने तक इंतजार करना होगा। देखिए, मेरी पत्नी, मेरी सास और मेरे ससुर सब यहीं हैं। क्या आप जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? हुशिन ने कहा। अरे, ऐसा है क्या? श्रीमान हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं बस एक फ़ोटो खींचकर तुरंत चला जाता हूँ, ठीक है? वेटर ने विनती भरे लहजे में कहा। ठीक है, जल्दी करो। और हाँ, मेरी पहचान उजागर मत करना। मुझे पता है, मैं समझता हूँ। वेटर ने जल्दी से हुशिन के साथ एक तस्वीर ली और फिर एक इलेक्ट्रॉनिक मेनू छोड़कर चला गया। ओह, इस बड़े सितारे को देखो। इसीलिए तो तुमने लगातार 5 बार मेरा फ़ोन काट दिया, हुआंग शिंग्युए ने तीखी आवाज़ में कहा। पत्नी, गुस्सा मत करो। क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त नहीं समझाया? बहुत सारे उत्पीड़न वाले कॉल आ रहे थे। इसके अलावा तुमने अचानक अपना नंबर क्यों बदल दिया? हुशिन ने उदास स्वर में कहा। अगर उसने अपना नंबर नहीं बदला तो उसे डर था कि हम लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए उसे ढूंढ लेंगे, माँ हुआंग ने शिकायत भरे लहजे में कहा। उसने मन ही मन सोचा कि एक वयस्क बेटी को घर पर नहीं रखा जा सकता। हुशिन, हम आपके कार्यों से अवगत हैं। हम आपके कार्यों की सराहना करते हैं। देश और जनता की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना, यही एक सच्चे पुरुष का कर्तव्य है। कुछ लोगों के विपरीत, जो केवल प्रसिद्धि और धन के लिए लड़ना जानते हैं, आप इस मामले में पहचान के हकदार हैं। इसी वजह से हम आपको शिंग्युए के साथ रहने का मौका दे सकते हैं। हालांकि शिंग्युए के कई चाहने वाले हैं। जो लोग शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं वे असाधारण और शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। आपने प्राचीन मार्शल आर्ट गठबंधन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? मैंने इसके बारे में सुना है। ये काफ़ी शानदार लगता है, हुशिन ने जवाब दिया। ये सिर्फ दिखने में खतरनाक नहीं है, ये सचमुच बहुत खतरनाक है। फिर भी प्राचीन मार्शल आर्ट गठबंधन के कई युवा प्रतिभाशाली लोग शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अगर आप शिंग्युए के साथ रहना चाहते हैं तो आपको इन लोगों से खुद निपटना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। पिताजी अमीर होने के अलावा भाई शिन एक साधारण व्यक्ति हैं। क्या आप उनके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर रहे हैं? हुआंग शिंग्युए ने तुरंत उनके पक्ष में बात की। तुम्हें किसने कहा कि वह एक साधारण व्यक्ति है? क्या तुमने कभी किसी ऐसे साधारण व्यक्ति को देखा है जो डार्क वेब से होने वाली हत्या से आसानी से बच सके? फादर हुआंग ने कहा। अरे पतिदेव, क्या डार्क वेब ने आपको जान से मारने की साजिश रची थी? हुआंग शिंग्युए ने बड़ी चिंता से पूछा। मुझे भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन हाल ही में मुझे कई बार निशाना बनाया गया है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो आप गायब हो गए थे। क्या वह हत्यारा वही नहीं था जिसे पिछली बार मा कोंगन ने काम पर रखा था? क्या मा कोंगन ने हत्या का मिशन देने के लिए डार्क वेब पर लॉग इन किया था? वह आदमी सचमुच मरने लायक है, हुआंग शिंग्युए ने गुस्से से कहा। कोई बात नहीं, जैसा कि मम्मी और पापा ने कहा था, मैं सच में उतना बुरा नहीं हूँ। हम पतिदेव, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। वैसे मम्मी और पापा, चूंकि आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो वापस जाने से पहले कुछ देर सू शहर में रुकिए और थोड़ा आनंद लीजिए, हुआंग शिंग्युए ने माँ हुआंग का हाथ पकड़ते हुए कहा। भले ही आपने यह न कहा हो, लेकिन हमारा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। हम थोड़ी देर में आपके साथ घर चलेंगे, माँ हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग शिंग्युए महज शिष्टाचार निभा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके माता पिता सचमुच रुकेंगे। क्या ये सिर्फ उनकी निगरानी करना नहीं है? अब वह अपने पति के साथ निजी समय कैसे बिता पाएगी? खाना खत्म करने के बाद वे दोनों साथ में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। हुशिन, तुम हमें लेने के लिए गाड़ी तक नहीं लाए? हुशिन को सड़क किनारे टैक्सी बुलाते देख उसके माता पिता ने असंतोष से उससे सवाल किए। माँ, क्या मैं बहुत व्यस्त नहीं रहा? जब समय मिलेगा तब मैं कार खरीद लूंगा, यह ज्यादा सुविधाजनक होगा। डिंग 100,000 से अधिक लोगों से आभार, विश्वास और प्रार्थना प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार 50,000 संवर्धन अंक।
सिस्टम से अचानक मिली सूचना से हुशिन बेहद खुश हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, अच्छे कर्मों का फल मिलता है। 1 लाख लोगों की कृतज्ञता, आस्था और प्रार्थनाएं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हुशिन चैरिटी कंपनी ने 1 लाख से अधिक लोगों की मदद की है? उन्हें विश्वास नहीं था कि हर कोई वास्तव में आभारी होगा, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से होंगे। पतिदेव, क्या हमारे पास अभी समय नहीं है? चलिए कार खरीदने चलते हैं, हुआंग शिंगयुए ने हुशिन की बांह पकड़ते हुए कहा। हम ठीक है, तो चलिए कार खरीदते हैं। 4 लोगों का परिवार टैक्सी से ऑटो सिटी गया। पतिदेव, आप किस तरह की कार खरीदना चाहते हैं? स्पोर्ट्स कार, एसयूवी या सेडान? हम आपकी पसंद की हर चीज़ खरीद लेंगे। पत्नी, मुझे पता था कि मेरे पति सबसे अच्छे हैं। वे जल्द ही एक स्पोर्ट्स कार 4S की दुकान पर पहुंच गए। आप सभी किस ब्रांड की स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते हैं? क्या आपकी कोई विशेष आवश्यकता है? बिक्री सलाहकार ने बहुत ही विनम्रता से पूछा। सबसे महंगी और सबसे खूबसूरत स्पोर्ट्स कारें हमें 2 बताए, हुआंग शिंगयुए ने कहा। ये सोचकर कि हुशिन के पास पैसों की कमी तो थी ही नहीं। मैडम, हमारे पास इस समय सबसे महंगी स्पोर्ट्स कारें बुगाटी वेरॉन और लैम्बोर्गिनी वेनेनो हैं। दोनों कारों की कुल कीमत 150 मिलियन है। क्या आप वाकई इन्हें खरीदना चाहती हैं? मुझे यकीन है। पतिदेव, इनका भुगतान कर दीजिए। रुको, मैं किसी से पैसे भिजवा देता हूँ। हुशिन ने कई कंपनियों का अधिग्रहण किया था, सिस्टम फंड के बिना भी। वह बहुत धनी थे, लेकिन वह पैसा कॉर्पोरेट खातों में था। उन्होंने अपनी एक कंपनी के सीईओ से अचानक संपर्क किया और एक आदेश दिया। कुछ ही समय बाद उनके खाते में कई $100 मिलियन आ गए। जैसे ही हुशिन भुगतान करने ही वाली थी, प्राचीन वेशभूषा पहने एक युवक और युवती अंदर आए। उस युवक ने अभिमानपूर्ण लहजे में कहा, मुझे यहाँ मौजूद सबसे शानदार स्पोर्ट्स कार दे दो। सर, मुझे खेद है, लेकिन हमारे शोरूम में मौजूद सबसे शानदार बुगाटी वेरॉन और लैम्बोर्गिनी वेनेनो पहले ही इस सज्जन द्वारा आरक्षित कर ली गई हैं, इसलिए। कितने पैसे? मैं उनकी कीमत से दोगुना भुगतान करूंगा, युवक ने हुशिन की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखते हुए कहा। फिर उनकी नज़र अतुलनीय रूप से सुंदर हुआंग शिंगयुए पर पड़ी। ओह महोदया, आपका कोई साथी तो नहीं है ना? संयोग से मेरा भी कोई साथी नहीं है। मैं आपका पति बन जाऊंगा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? उस युवक ने अत्यंत आत्ममुग्धता के साथ कहा, मानो हुआंग शिंगयुए का पति होना उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना और उस पर एहसान करना हो। थप्पड़, हुशिन ये सब कैसे सहन कर सकती थी? उसने हाथ घुमाकर एक थप्पड़ मारा। वह युवक 7-8 मीटर दूर जा गिरा और उसके कई दांत टूट गए। ये स्पष्ट था कि हुशिन ने उस थप्पड़ में कितनी ताकत लगाई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह युवक अपने टूटे हुए दांतों के बावजूद दहाड़ता हुआ दौड़ पड़ा। धड़ाम, हुशिन ने उसे फिर से लात मारकर दूर फेंक दिया और वह दोबारा उठ नहीं पाया। दिखावा करना, क्या तुम्हें लगता है कि प्राचीन कपड़े पहनने से तुम प्राचीन मार्शल आर्ट्स गठबंधन के सदस्य बन जाते हो? अगर मैं मेका सूट पहन लूं तो क्या मैं एलियन बन जाऊंगा? मेरी औरत को चुराने की कोशिश कर रहे हो, लगता है तुम जीने से थक गए हो। छी, हुशिन के ईर्ष्यालु चेहरे को देखकर हुआंग शिंगयुए तुरंत हंस पड़ी। पत्नी, तुम अब भी हंस रही हो। अगर तुम इतनी खूबसूरत न होती तो मुझ पर इतना दबाव न होता। ठीक है पतिदेव, जल्दी भुगतान कीजिए। मैं आपके साथ घूमने जाने के लिए बेताब हूँ, हुआंग शिंगयुए ने खुशी से कहा। विक्रेता, भुगतान। सर, क्या आप कार्ड से भुगतान कर रहे हैं या? हुशिन ने अपना बैंक कार्ड देते हुए कहा, पिन नंबर 1,23,456 है। जितनी जरूरत हो उतनी बार स्वाइप करें। इसी क्षण उस युवक के साथ आई युवती ने कहा, यार मुझे पता है कि तुम में कुछ हुनर है, लेकिन तुम्हें झेंगग्यांग को नहीं छूना चाहिए था। अध्याय 32, प्रकोप। ओह, तो मैं उसे समझ नहीं पाऊंगा और बस उसे मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखता रहूंगा, है ना? हुशिन ने पूछा। उस महिला ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह आपके और उनकी पत्नी के लिए सम्मान की बात है कि झेंगग्यांग आपकी पत्नी को पसंद करता है। आपको आभारी होना चाहिए। अगर तुम औरत न होती तो सिर्फ ऐसा कहने पर क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटता कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान ना पाती? तुम सचमुच घिनौनी हो, हुशिन ने गुस्से से ललचाते हुए कहा। उसका गुस्सा भड़क उठा था। तुम सब के सब नीच हो। झेंगग्यांग भाई को छोड़कर तुम सब बदबूदार आदमी घिनौने कीड़े हो। उस महिला की बात सुनकर हुआंग शिंगयुए ने भौहें चढ़ा लीं। थप्पड़, उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से चिल्लाई, मेरा पति महिलाओं को नहीं मारता, लेकिन मैं मारती हूँ। यहाँ से दफा हो जाओ। शाबाश पत्नी, उन लोगों को बिगाड़ो मत जिन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाने की जरूरत है, हुशिन ने सराहना की। तुम सब मेरा इंतजार करो। आखिरकार उस युवक ने होश संभाला, उन्हें गुस्से से धमकाया और चला गया। छी, हुशिन ने उपहासपूर्वक उपहास किया और इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सिस्टम, चारों गुणों को 7-7 हजार अंकों से बढ़ाओ। मैं अजेय बनना चाहता हूँ। डिंग,
बधाई हो मेज़बान, आपने सफलतापूर्वक चारों गुणों को 7,000 अंकों से बढ़ा दिया है। वर्तमान शक्ति 9,800, वर्तमान शारीरिक क्षमता 9,800, वर्तमान उत्साह 9,800, वर्तमान चपलता 9,800। 28,000 संवर्धन अंक खर्च हो चुके हैं। शेष संवर्धन अंक 2,190। चारों गुणों में अचानक हुई वृद्धि के साथ हुशिन ने पाया कि वह 50 मीटर दूर मच्छरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। कुछ और दूर जाकर उसने देखा कि एक व्यक्ति दूरबीन लिए हुए उसे देख रहा है। जैसे ही हुशिन ने उधर देखा, उनकी निगाहें मिल गईं। दूरबीन पकड़े हुए व्यक्ति बुरी तरह कांप उठा, फिर हैरानी से बोला, ये कैसे संभव है? ये पूरे 300 मीटर दूर है। वह मुझे कैसे देख सकता है? सिस्टम, चारों विशेषताओं को 10,000 से अधिक तक बढ़ाओ। अंततः हुशिन खुद को रोक नहीं पाया और उसने उनकी संख्या को 10,000 से भी अधिक बढ़ाने का फैसला किया। डिंग, बधाई हो होस्ट, सभी 4 विशेषताओं ने 10,000 अंक प्राप्त कर लिए हैं। 800 संवर्धन अंक खर्च हो चुके हैं। शेष संवर्धन अंक 1390। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने जीन लॉक स्टेज 2 अनलॉक कर लिया है। सभी 4 विशेषताएं जोड़ 5,000। हुशिन स्तब्ध रह गया। जीन लॉक स्टेज 2, सामान्य 4 गुण 10 से अधिक नहीं होते, यानी 11 से 9,999 अंकों तक के 4 गुण जीन लॉक के पहले चरण में आते हैं। 10,000 और उससे ऊपर दूसरे चरण में आते हैं। उसे बस यह नहीं पता था कि तीसरा चरण कितना होगा। 10 लाख। उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में जबरदस्त बदलाव आया है। दरअसल हुशिन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अब दीवारों और छतों पर भी दौड़ सकता है। ये बेतुका था, लेकिन उसे बस ऐसा ही महसूस हुआ। स्पोर्ट्स कार के कागजात नीचे लाए गए। हुआंग शिंग्युए ने फादर हुआंग को चाबी देते हुए कहा, डैड, ये लीजिए, मम्मी को गाड़ी में घुमाने ले जाए। उसने दूसरी लैम्बोर्गिनी वेनेनो की चाबी हुशिन को देते हुए कहा, पतिदेव, मुझे ड्राइव पर ले चलो। ठीक है। इसी क्षण चाबी पकड़े हुए फादर हुआंग ने कहा, हुशिन, क्यों न हम एक रेस करें और देखें कि किसके ड्राइविंग कौशल बेहतर हैं। उसने मन ही मन सोचा, जब मैं जवान था तब मैं कारों का बादशाह था। हुशिन थोड़ा परेशान था। क्लास सी ड्राइविंग लाइसेंस होने के अलावा उसके पास ड्राइविंग का कोई खास हुनर नहीं था। पिताजी, यह एक दौड़ है। मेरा भाई शिन आपसे नहीं हारेगा। हुआंग शिंग्युए ने हुशिन की ओर से यह बात स्वीकार की। ठीक है, लेकिन चूंकि यह एक प्रतियोगिता है तो इसमें कोई दांव क्यों नहीं होगा। कैसा रहेगा अगर हम ये करें, जो भी हारेगा वह आज रात का खाना बनाएगा। ठीक है पापा, आप बिल्कुल नहीं हार सकते, क्योंकि मुझे डर है कि आपके खाने को मम्मी के अलावा कोई नहीं खा सकता, हुआंग शिंग्युए ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास, तुम्हारी माँ तो हमेशा मुझसे खाना बनाने के लिए कहती रहती है। लेकिन मैं, तुम्हारा पिता, हार नहीं मानूंगा। सिस्टम, ड्राइविंग कौशल को बेहतर बनाने के लिए कितने एनहांसमेंट पॉइंट्स की आवश्यकता है? डिंग, बेहतरीन ड्राइविंग कौशल को बढ़ाने के लिए 1,000 संवर्धन अंक आवश्यक हैं। क्या आप इसे बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना? डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक गॉड टियर ड्राइविंग स्किल्स को अपग्रेड कर लिया है। 1,000 एनहेंसमेंट पॉइंट्स खर्च हो गए। शेष एनहेंसमेंट पॉइंट्स 390। हुशिन, यूं ही खड़े मत रहो, गाड़ी में बैठो। हुआंग शिंग्युए ने आग्रह किया। इसके बाद हुशिन कार में बैठ गई और तैयार खड़े पिता हुआंग की ओर देखकर बोली, पिताजी, आप पहले जाए, मैं आपको जाने देती हूँ। बकवास, क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? मैं तो कभी कारों का बादशाह था। तुम पहले जाओ, ताकि मुझ पर तुम्हें धमकाने का आरोप न लगे। फादर हुआंग जोर से चिल्लाए। अगर ऐसा है तो पिताजी, मैं विनम्र नहीं रहूंगा। वूम। हुशिन के बोलने के बाद उसने एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया, जिससे उसके अद्भुत ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन हुआ और वह भीड़ के बीच से तेजी से निकल गया। पलक झपकते ही वह चला गया। अरे यार, क्या ये बच्चा कारों का भगवान है? फादर हुआंग ने हैरानी से बुदबुदाया। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और जाओ, कहीं ज्यादा नुकसान न हो जाए, माँ हुआंग ने आग्रह किया। इसके बाद फादर हुआंग तेजी से आगे बढ़े। उनकी कुशलता भी बहुत प्रभावशाली थी। हालांकि ईश्वर स्तरीय ड्राइविंग कौशल रखने वाले हुशिन की तुलना में वह अभी भी काफी हीन था। धिक्कार है, कौन इतना पागल है, इस सड़क पर इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, पीछा कर रहा है। एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने गुस्से में अपशब्द कहे। किसका पीछा करें? क्या आपको उनका कोई सुराग भी दिख रहा है? बस निगरानी फुटेज देख लीजिए, एक अन्य यातायात पुलिस अधिकारी ने कहा। वूम। अगले ही पल एक और सुपरकार तेजी से गुजरी। हे भगवान, क्या ये लोग पागल हैं? एक टीम के रूप में कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। निगरानी की जांच करो, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पतिदेव, जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाई जहाज में हूँ। क्या आप मुझे रॉकेट की सवारी का अनुभव करा सकते हैं? हुआंग जिंग्यू जोर से चिल्लाया। वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, इसलिए अत्यधिक गति का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा।
हुशिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, काफी देर से एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा हुआ है। यही गति सीमा है। आह, लगता है लैम्बोर्गिनी वेनेनो की गति काफी नहीं है। इसमें बदलाव करने की जरूरत है, एक रॉकेट बूस्टर लगाने की जरूरत है, हुआंग शिंग्युए ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ठीक है, मौका मिलने पर हम इसमें बदलाव कर देंगे। हुशिन ने भी अत्यधिक गति का रोमांच अनुभव किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। वूम वूम, इसी क्षण गति स्वतः धीमी हो गई। ओह, मैं ईंधन भरवाना भूल गया। इसमें अभी भी उतना ही ईंधन है जितना 4S शॉप ने दिया था। उसके पास ईंधन पहुंचाने के लिए किसी को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूरे 3 मिनट बाद दूर से फादर हुआंग और अन्य लोगों की कारें दिखाई देने लगीं। उनके ईंधन का स्तर भी लगभग समान था, इसलिए इस दूरी तक पहुंचने तक उन्होंने स्वचालित रूप से अपनी गति धीमी नहीं की। टकराना। इसी समय एक स्नाइपर की गोली बुगाटी वेरॉन के दाहिने सामने वाले पहिए पर लगी। अभी भी तेज रफ्तार में चल रही कार तुरंत हवा में उड़ गई। अचानक हुए इस दृश्य को देखकर माँ हुआंग घबराकर चिल्ला उठीं। फादर हुआंग भी बेहद डरे हुए लग रहे थे। ओह नहीं, मम्मी और पापा। हुआंग शिंग्युए बेहद चिंतित थी। इस समय हुशिन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बुगाटी वेरॉन की ओर दौड़ा, ऊपर उछला, बेरहमी से कार को गले लगाया, हवा में ही बल लगाया और जमीन पर बुरी तरह से उतरा। बूम, एक जोरदार धमाके के साथ डामर की सड़क पर 2 गहरे पदचिह्न बन गए। हुशिन ने बुगाटी वेरॉन को मजबूती से जमीन पर उतारा। बिना रुके वह तेजी से उस दिशा की ओर दौड़ा जहां से स्नाइपर ने गोली चलाई थी। सड़क के इस हिस्से पर स्नाइपर के अलावा कोई अन्य बाहरी व्यक्ति नहीं था। हुशिन अपनी पहचान उजागर न करने की चाह में स्नाइपर से निपटना पड़ा। हुआंग शिंग्युए और उसके माता पिता तो पहले से ही स्तब्ध होकर अवाक रह गए थे। वे उस जगह को घूरते रहे जहां हुशिन गायब हो गई थी और काफी देर तक वे संभल नहीं पाए। अध्याय 33, उचित व्यापार न करना। कुछ समय बाद हुशिन वापस लौट आए। वे तीनों उसके चारों ओर जमा हो गए। हत्यारे का क्या हुआ? फादर हुआंग ने पूछा। हुशिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उसे भगवान से मिलने भेज दिया। पतिदेव, आप तो बहुत बलवान हैं। क्या आप प्राचीन मार्शल आर्ट के साधक हैं? हुआंग शिंग्युए ने उत्सुकता से पूछा। वह स्वयं एक प्राचीन मार्शल आर्ट साधिका थी, लेकिन उसकी साधना सीमित थी। नहीं, मैं एक अमर साधक हूँ। हुशिन ने एक उच्चस्तरीय शब्द का प्रयोग किया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम इतने अद्भुत हो। हम पतिदेव, तुम स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली हो, फिर भी पिछली बार जब तुम्हारी हत्या की कोशिश की जा रही थी तो तुमने जानबूझकर इतना दयनीय अभिनय किया। हुआंग जिंग्यू ने दोषारोपण भरे स्वर में कहा। हा पत्नी, क्या मैं हमारे बीच की दूरी को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कितना ताकतवर हूं तो तुम हीन भावना से भर जाओगी और मुझे छोड़ दोगी, जो अच्छा नहीं होगा। हुशिन ने हंसते हुए कहा। छी, सपने में ही सही, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। दामाद, अब आप किस लोक में हैं? पिता हुआंग के उन्हें संबोधित करने का तरीका बदल गया था। स्पष्टतः उन्होंने हुशिन को स्वीकार कर लिया था। धनवान और शक्तिशाली, क्या ऐसे दामाद को ठुकराना मूर्खता नहीं होगी? पिताजी, मुझे भी नहीं पता कि मैं किस लोक में हूँ, लेकिन मेरी वर्तमान शक्ति एक साधारण व्यक्ति की तुलना में 1000 गुना अधिक है। 1000 गुना। ये सुनकर पिता हुआंग और माता हुआंग को बहुत गहरा सदमा लगा। वे हुशिन को ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। माँ, पिताजी, क्या इसमें कोई समस्या है? हुशिन ने उत्सुकता से पूछा। दामाद जी, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र निम्न श्रेणियों में विभाजित हैं? प्रवेश स्तर का साधक, प्राथमिक साधक, मध्यवर्ती साधक, उन्नत साधक, मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ, मार्शल आर्ट्स के महान गुरु, मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर, अद्वितीय शक्तिवान और इन सबसे ऊपर अमर का क्षेत्र है। सामान्य शक्ति का अधिकतम मान 10 अंक है। 1 अंक से अधिक शक्ति होने पर व्यक्ति प्राथमिक श्रेणी का हो जाता है। प्रारंभिक स्तर के साधक। एक प्रारंभिक स्तर के साधक की शक्ति एक साधारण व्यक्ति की तुलना में 1 से 10 गुना होती है, जबकि प्राथमिक स्तर के साधक की शक्ति 10 से 40 गुना होती है। केवल महान अमर ही ऐसा कर सकते हैं। रील में इतना बड़ा अंतर है। दामाद, चूंकि आपने आम लोगों को 1000 गुना पीछे छोड़ दिया है, इसलिए आप निश्चित रूप से पौराणिक अमरता के दायरे में आ गए होंगे। क्षेत्र, ये किस विशिष्ट चरण की बात हो रही है? मुझे इसका अनुभव नहीं है और मैं नहीं जानता। पिता हुआंग ने ईर्ष्या से कहा। माँ, पिताजी, शिंग्युए, मैं चाहे जिस भी लोक में रहूं, हम हमेशा परिवार रहेंगे। मैं हमेशा शिंग्युए का पति और आपका दामाद रहूंगा, हुशिन ने गंभीरता से कहा। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जीन लॉक का दूसरा चरण प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से कहीं अधिक उन्नत होगा। ऐसा प्रतीत होता था कि तथाकथित अमर रील संभवतः जीन लॉक के दूसरे चरण से हीन था। वह सोचने लगा कि अगर वह खुद को मजबूत करना जारी रखता है तो क्या होगा। क्या वह सचमुच अमरता प्राप्त कर सकता है, देवता बन सकता है, या अमरता भी हासिल कर सकता है? अनंत जीवन के बारे में सोचकर भला कौन इसकी इच्छा नहीं करेगा। इस समय ईंधन से भरा ट्रक आ गया।
लैम्बोर्गिनी वेनेनो में ईंधन भरवाने के बाद हुशिन और हुआंग शिंग्यू सबसे पहले रवाना हुए। पिता हुआंग और माता हुआंग बुगाटी वेरॉन को ले जाने के लिए टो ट्रक का इंतजार करने के लिए वहीं रुक गए। पतिदेव, अभी जो कुछ हुआ वो साफ तौर पर हमें निशाना बनाकर किया गया था। हमें कौन मारना चाहेगा? माँ हुआंग ने पूछा। फिर मन में दबी हुई आशंका के साथ उसने कहा, सौभाग्य से हमारा दामाद वहां था, नहीं तो हम भी अपंग हो जाते। और कौन हो सकता है वो? बस कुछ कट्टर दुश्मन। लगता है अब वो चैन से नहीं बैठ सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस जाना चाहिए? वापस किस लिए जाएं? क्या दामाद के साथ रहना ही सबसे सुरक्षित नहीं है? मुख्य बात यह है कि क्या उसने खुद को अमर साधक होने का दावा नहीं किया था? उसे हमें कुछ संकेत देने दीजिए। सच है, इतने शक्तिशाली दामाद के साथ उसका उपयोग न करना व्यर्थ होगा। अब आपको बेटी होने के फायदे पता चल गए होंगे, है ना? उस समय तो आपने मुझे बेटी देने पर बहुत तिरस्कार किया था। मुझे पता है इसके फायदे हैं। हालांकि मैंने शायद उपेक्षा दिखाई हो, लेकिन मैं हमेशा अपनी बेटी के प्रति बहुत अच्छी रही हूँ, उसके भाइयों से भी बेहतर। जो कुछ अभी हुआ उसे देखने के बाद हुशिन और हुआंग शिंग्युए का गाड़ी चलाने का मन नहीं रहा और वे विला लौट गए। पतिदेव, क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे आप भविष्य में और अधिक मजबूत होते जाएंगे आप मुझे नापसंद करने लगेंगे? उसने सोचा, अमरता प्राप्त करने के बाद तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैं एक बूढ़ी औरत बन जाऊंगी। तब तुम मुझे जरूर नापसंद करोगे। नासमझ लड़की, तुम चाहे जो भी बन जाओ, मैं हुशिन तुम्हें कभी नापसंद नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने हुआंग शिंग्युए को उठाया और ऊपर की ओर भाग गया। पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? और क्या, जब तक मम्मी पापा वापस नहीं आ जाते तब तक हमें वो करना चाहिए जो हमें करना चाहिए। कमरे में पहुंचने से पहले ही वे अपने कपड़े उतारने के लिए बेताब थे। पतिदेव, आप तो बड़े बुरे हैं। इसीलिए तो आपने एक भी आया या नौकरानी नहीं रखी। लगता है आप कुछ गलत काम करना चाहते थे। सच बताए, जब मैं दूर थी तो क्या आप अक्सर मुरोंग फेयर के साथ गलत काम करते थे? बिल्कुल नहीं। फेयर चैरिटी कंपनी में मेरी मदद करती है। वह हर दिन देर तक काम करती है और जब लौटती है तो पूरी तरह थकी हुई होती है। मैं उसे परेशान कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत कुछ अपने अंदर दबा रखा है। पत्नी, अरे पतिदेव, जरा धीरे से। ये पूरे 1 घंटे तक चलता रहा। इस समय माता हुआंग और पिता हुआंग टैक्सी से विला नंबर 8 वापस चले गए। हुआंग शिंग्युए ने उन्हें बहुत पहले ही चाबियां दे दी थीं। घर में प्रवेश करते ही उनकी तेज सुनने की क्षमता ने एक जोरदार शोर सुना। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि आजकल के युवा सचमुच बहुत ही बेबाक हैं। इस समय पिता हुआंग ने माता हुआंग को गले लगाया और कहा, हमारे लिए भी बहुत लंबा समय बीत चुका है, इसलिए तुम इतने बूढ़े हो गए हो फिर भी इतने अभद्र हो। माँ हुआंग ने सख्ती से कहा, लेकिन फिर उनका लहजा बदल गया। चलो कमरे में बात करते हैं। पिता हुआंग ने उसे उठाया और पहली मंजिल पर एक कमरे में दौड़कर ले गए। चाहे कोई भी कमरा हो, वे बस एक कमरे में जाते और काम शुरू कर देते। हुशिन की सुनने की क्षमता के कारण उसने अपने सास ससुर के लौटते ही उनकी आवाज़ सुन ली। कुछ ही देर में उसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जो उसे नहीं सुननी चाहिए थीं और वह अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों बुजुर्ग इस उम्र में भी इतने भावुक होंगे। उन चीखों ने हुशिन का खून खौला दिया और हुआंग शिंग्युए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वह बहुत पहले ही आत्मसमर्पण कर चुकी थी, लेकिन हुशिन इसे होने नहीं देगा। पूरे 5 घंटे बाद नीचे का माहौल शांत हुआ और ऊपर का काम भी आखिरकार खत्म हो गया। थकान से चूर हुआंग शिंग्युए हुशिन की बाहों में गिर पड़ी। थकी होने के बावजूद वह बेहद संतुष्ट और खुश थी। नहाने के बाद हुशिन खाना बनाने चली गई, जबकि हुआंग शिंग्युए खुशी खुशी अभी अभी हुई घटना के बारे में कल्पना करने लगी। खाना खत्म करने के बाद हुशिन ने मुरोंग फेयर का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही मुरोंग फेयर ने खुशी से पूछा, हेलो पतिदेव, क्या आपको मेरी याद आती है? हाँ, मुझे अपनी पत्नी फेयर की बहुत याद आ रही है। प्रिय, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रही हो। मैंने खाना तैयार कर लिया है, इसलिए आज जल्दी घर आ जाओ और आज रात आराम करो। समझ गई पतिदेव, मैं अपना काम खत्म कर लूंगी और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में समय पर घर आ जाऊंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। हुआंग शिंग्युए किसी समय दरवाजे पर आए और उसने हुशिन की आवाज़ सुनी। पतिदेव, आप मेरे माता पिता को मुरोंग फेयर के बारे में कैसे समझाएंगे? हुआंग शिंग्युए ने शांत रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन हुशिन को उसकी आवाज़ में ईर्ष्या साफ सुनाई दे रही थी। मेरी पत्नी, मुझे माफ़ करना। मैं अपना सारा प्यार सिर्फ तुम्हें ही नहीं दे सकता, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करूंगा। मुझे पता है, लेकिन मेरे माता पिता शायद इसे उस तरह से न देखें। हुशिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हमें इस बारे में चर्चा करने के लिए फेयर के वापस आने तक इंतजार करना होगा। लेकिन मेरी पत्नी फेयर और तुम दोनों मेरे दिल में एक ही जगह रखते हो। मैं तुम दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहता, समझी?
अध्याय 34 महिला नेतृत्व कार्यक्रम सक्रिय किया गया। जल्द ही मुरोंग फियर लौट आए। आप कौन हैं? इतनी खूबसूरत महिला को आते देख बैठक में बैठे हुआन किंगफान और सोंग यूनई के मन में तुरंत कुछ विचार आया। उन्हें हुशिन के इतने चंचल स्वभाव की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा कि हुआंग शिंग्युए के लिए ये सब करना उचित नहीं होगा। मुरोंग फेयर भी स्तब्ध रह गई। मैं इस विला की मालकिन हूँ, उसने कुछ ठंडी आवाज में उत्तर दिया। आपके लोग कौन हैं? हम हुआंग जिंग्यू के माता पिता हैं। क्या आप जिंग्यू को जानते हैं? सोंग यूनी ने पूछा। बेशक मैं उसे जानती हूँ। ये लोमड़ी जैसी आत्मा मेरे पति को परेशान कर रही है। वह सचमुच बेशर्म है कि आप सबको हमारे घर ले आई है। मुरोंग फेयर ने गुस्से से कहा। रसोई में शोर सुनकर वह तेजी से उसकी ओर दौड़ी। हुशिन, तुम क्या चाहते हो? उसने गुस्से से पूछा। वह उसके लिए बाहर जी तोड़ मेहनत कर रही थी और उसने सचमुच लोमड़ी की आत्मा के परिवार को अपने घर में बुला लिया। वह बहुत गुस्से में थी। फियर, तुम वापस आ गए हो। शिंग्युए, बर्तन पर नजर रखना, मैं थोड़ी देर के लिए किसी काम में लग जाता हूँ। उसने जल्दी से मुरोंग फियर को दरवाजे तक खींचा और हमेशा की तरह उसने बहुत ही विचारशील होकर उसके जूते उतारे और बदल दिए। मुरोंग फियर, जो पहले बहुत गुस्से में थी, उनका दिल पल भर में पिघल गया। हुआंग शिंग्युए की मां के सामने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना यह साबित करता है कि वह उसके दिल में बसी हुई थी। फिर वह मुरोंग फेयर के पैर धोने में मदद करने के लिए गर्म पानी का एक बेसिन लाया और उसकी मालिश की। ये दृश्य देखकर हुआंग किंगफान और सोंग यूनई अवाक रह गए। कपड़े धोने के बाद उन्होंने मुरोंग फियर को धीरे से उठाकर खाने की मेज पर बिठाया और कहा, फियर, एक पल रुको, मैं बर्तन परोसने जाता हूँ। मुरोंग फेयर ने बेहद मधुरता से मम कहा। हुशिन ने जल्दी से खाना परोसा। पतिदेव, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मेरे माता पिता अभी भी यहीं हैं, हुआंग शिंग्युए ने चिंता से पूछा। मैं और क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों मेरी पत्नियां हो, मैं किसी को भी खो नहीं सकता, हुशिन ने दृढ़ता से कहा। कुछ ही देर में स्वादिष्ट भोजन से सजी एक बड़ी मेज तैयार हो गई। 5 लोगों का परिवार एक साथ बैठा था और माहौल थोड़ा गंभीर था। हुशिन, तुम तो बड़े अजीब हो। तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है, फिर भी तुम मेरी बेटी के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम आसानी से दब जाएंगे? सोंग यूनई ने गुस्से से कहा। माँ, ऐसा मत कहो। हालांकि मैं थोड़ा चंचल हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि अब से मेरे जीवन में केवल मुरोंग फियर और हुआंग शिंग्युए ही होंगी, कोई और महिला कभी भी मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हुशिन ने गंभीर भाव से शपथ ली। फिर उसने दोनों महिलाओं के हाथ पकड़े और सच्चे मन से कहा, शिंग्युए, फियर, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए अनुचित है, लेकिन मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं, हुशिन, वादा करता हूँ कि मैं अपना पूरा जीवन तुम्हें प्यार करने और तुम्हारी देखभाल करने में लगाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? दोनों महिलाएं चुप हो गईं। वे जानती थीं कि इस समय उन्हें एक निर्णय लेना होगा। हुशिन, तुम तो खेल खेलना बखूबी जानती हो। इस समय तो तुम्हें ही उन्हें बताना चाहिए कि तुम असल में किसे चुनती हो, सोंग यूनई ने गुस्से से कहा। मैं दोनों को चुनता हूँ। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जो कोई भी हमें अलग करने की कोशिश करेगा, वह मेरा दुश्मन होगा। जब हुशिन ने यह बात दबंगई भरे लहजे में कही तो उसके शरीर से एक भयानक रूप से तीव्र आभा उत्पन्न हुई। इस आभा ने वहां मौजूद सभी लोगों पर इतना दबाव डाला कि उन्हें लगा कि वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। हुआन क्विंगफेन ने तुरंत सोंग यूनी को खींच लिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि हुशिन एक अत्यंत भयानक अमर साधक था। बेटी, फैसला खुद लो। तुम जो भी फैसला लो, हम तुम्हारा साथ देंगे, सोंग यूनई बस इतना ही कह सकीं। पिताजी, माताजी, मैं भाई शिन के बिना नहीं रह सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, हुआंग शिंग्युए ने दृढ़ता से कहा। हालांकि वह हुशिन को मुरोंग फियर के साथ साझा करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी, लेकिन हुशिन का रवैया बहुत दृढ़ था। वह उन दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहता था, अन्यथा वह पागल हो जाएगा। ये बहुत डरावना था। भाई शिन, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ और मैं आपके लिए मुश्किलें पैदा नहीं करूँगा, मुरोंग फियर ने भी कहा। डिंग, महिला लीड प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए होस्ट को बधाई। उन्हें 100,000 एनहांसमेंट पॉइंट्स का नया प्रोग्राम सक्रियण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डिंग, महिला मुख्य किरदार पुरुष मुख्य किरदार के संवर्धन अंकों से संवर्धन प्राप्त कर सकती है। हुशिन दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि महिला नेतृत्व कार्यक्रम वास्तव में सक्रिय हो जाएगा। उसने तुरंत पैनल की जांच की। फीमेल लीड नंबर 1, हुआंग जिंग्यू। आयु 23, ताकत 38, शारीरिक बनावट 35, आत्मा 33, चपलता 34, आकर्षण 91, संपत्ति 89.7 बिलियन युआन, कौशल, वित्त और व्यापार, उच्च स्तरीय कंप्यूटर दक्षता, प्राचीन मार्शल आर्ट की साधिका। महिला मुख्य किरदार नंबर 2, मुरोंग फियर। आयु 22, ताकत 8, शारीरिक बनावट 9, आत्मा 9, चपलता 8, आकर्षण 90, संपत्ति
87.6 बिलियन युआन। कौशल, वित्त और व्यापार, बैले, ताइक्वांडो में निपुणता, हैकर तकनीक स्तर 1। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग शिंग्युए भी प्राचीन मार्शल आर्ट की साधिका होगी। उसकी समग्र युद्ध क्षमता एक आम इंसान से 3 गुना से भी अधिक थी। इसीलिए उस रात उसने उसे आसानी से बेहोश कर दिया था। मुरोंग फियर भी कम नहीं थी। हालांकि वह एक साधारण व्यक्ति थी, लेकिन उसे ताइक्वांडो में महारत हासिल थी। उसकी युद्ध क्षमता साधारण लोगों से कहीं अधिक थी। वह अत्यंत उत्कृष्ट थी। शिंग्यू, फियर, धन्यवाद। मैं, हू शिन, कसम खाता हूं कि आपको मुझे चुनने का कभी पछतावा नहीं होगा। चलो खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है, हुआंग शिंग्युए ने कहा। फियर, कुछ खाना खा लो, तुमने आजकल बहुत मेहनत की है, हुआंग शिंग्युए ने उसे खाना परोसते हुए कहा। बहन शिंग्युए, आप भी खाना खा लीजिए, मुरोंग फियर ने उन्हें भी खाना परोसा। कम से कम ऊपरी तौर पर तो ये रिश्ता सौहार्दपूर्ण प्रतीत होता था। हालांकि हुआन किंगफान और सोंग यूनोई अपनी बेटी के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हुशिन बहुत ही उत्कृष्ट थी। रात के खाने के बाद एक मुश्किल समस्या खड़ी हो गई। हुशिन किसके साथ सोएगी? दोनों महिलाओं ने उसकी ओर देखा। हुशिन को भी सिरदर्द महसूस हुआ। फिए, जिंगयू, मेरे साथ आओ। हुशिन उन दोनों को कमरे की ओर खींच ले गई। दोनों महिलाओं के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या हुशिन कुछ योजना बना रही है? वे मना करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें डर था कि जो भी पहले बोलेगी वह हुशिन को दूसरे व्यक्ति के पास धकेलने के बराबर होगी। इसलिए दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। कमरे में पहुंचते हुए हुशिन ने उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, पत्नी शिंग्युए, पत्नी फियर, मेरे पास एक द्वैध साधना विधि है। साथ में साधना करने के बाद हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, फियर भले ही एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन मेरे साथ द्वैध साधना करने के बाद उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। हालांकि एक बार जब हम द्वैध साधना करेंगे तो आप साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ द्वैध साधना करने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूं। दोनों महिलाओं ने एक साथ बात की। अगर संभव हो तो कोई भी साधारण व्यक्ति बनकर रहना नहीं चाहेगा। अच्छा है, पहले कौन जाएगा? मैं। बहन फेयर को पहले जाने दो। तुम काम से थक गई हो, अगर तुम द्वैध साधना के माध्यम से साधना प्राप्त कर लो तो तुम्हारी थकान इतनी नहीं रहेगी, हुआंग जिंगयू ने उदारतापूर्वक कहा। बोलने के बाद वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई। हुशिन ने जल्दी से उसे गले लगाया और कहा, पत्नी शिंग्युए, धन्यवाद। कल रात मैं आपके साथ द्वैध साधना करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे पता है, पतिदेव। फेयर के साथ अच्छा व्यवहार करना। हम दोनों ने तुम्हें चुना है, हमें कभी निराश मत करना। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। हुआंग जिंगयुए चले गए। हुशिन ने मुरोंग फियर की ओर व्यंग्यात्मक ढंग से देखा। फियर, चलो दोहरी खेती शुरू करें। पतिदेव, क्या दोहरी साधना से मुझे भी साधना प्राप्त हो सकती है? मुरोंग फियर ने संदेहपूर्वक पूछा। बिल्कुल सच है, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? आओ, तुम्हें जल्द ही द्वैध साधना के लाभ पता चल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, अध्याय 35। कितना शर्मनाक। मुरोंग फियर उम्मीदों से भरी हुई थी। अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए उसने हुशिन के साथ पूरा सहयोग किया। दोहरी साधना के चरण में प्रवेश करते हुए मुरोंग फियर को आनंद और जिज्ञासा दोनों का अनुभव हुआ। सिस्टम, 1 घंटे के लिए प्रति मिनट 5 अंक से फियर के 4 गुणों को मजबूत करें। डिंग, दूसरी महिला मुख्य पात्र के गुणों को प्रति मिनट बढ़ाया जा रहा है। शक्ति, शारीरिक बनावट, आत्मा, चपलता, प्रत्येक के लिए 5 अंक, कुल मिलाकर 1 घंटा। कुल संवर्धन अंक खपत 1200 अंक। गणना करने पर मुरोंग फियर के चारों गुणों में से प्रत्येक में 300 अंकों की वृद्धि हुई। 1 मिनट जल्दी से बीत गया। वाह पतिदेव, मुझे अपने शरीर में एक गर्माहट का एहसास हो रहा है। मेरा थका हुआ शरीर एकदम से तरोताजा हो गया है और मैं बेहद ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ। क्या ये द्वैध साधना का प्रभाव है? मुरोंग फेयर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। इसके बाद वह बेहद खुश हुई। जी हाँ, ये है दोहरी साधना के लाभ। फियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके फायदों को महसूस करने के बाद मुरोंग फियर ने और भी अधिक प्रयास किया। हुशिन को बेहद ताजगी महसूस हुई। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया। मुरोंग फियर में ऊर्जा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। उसका शरीर अब एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 30 गुना अधिक था, जो बेहद भयावह था। असल में वह उसे पल भर में अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना सकता था, लेकिन हुशिन को यह समझाना नहीं आता था। इसीलिए उन्होंने दोहरी साधना को एक विधि के रूप में अपनाने का विचार किया। उन्हें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मजबूत करके वे स्वाभाविक रूप से इसके लाभों को दोहरी साधना से जोड़ेंगे। निर्धारित समय पर किए गए सुदृढ़ीकरण का कार्य समाप्त हो गया। मुरोंग फियर को अब इसका कोई लाभ महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, पतिदेव, ऐसा लगता है कि द्वैध साधना ने काम करना बंद कर दिया है। पत्नी, ये साधना तकनीक के कारण है। दोहरी साधना का प्रभाव प्रतिदिन केवल 1 घंटे के लिए ही रहता है।
वैसे भी लंबे समय तक दोहरी साधना शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। हुशिन ने बेतुकी बातें कहकर उसे गुमराह किया। मैं समझ गया, तो फिर हमें रुक जाना चाहिए। बेवकूफ़ पत्नी, द्वैध साधना समाप्त हो गई है, लेकिन हमारी नहीं। चलो युद्ध करते हैं। एक और घंटा बीतने के बाद आखिरकार वह चैन से सो गया। अगले दिन हुशिन खाना बनाने के लिए सुबह जल्दी उठ गई। हुआंग शिंग्युए भी बहुत जल्दी उठ गई और चुपके से हुशिन के कमरे में घुस गई। फियर फियर, उसने मुरोंग फेयर को जगाया। बड़ी बहन शिंग्युए, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? पतिदेव कहाँ हैं? पति खाना बनाने गए हैं। फियर, क्या पति के साथ तुम्हारी द्वैध साधना का कोई असर हुआ? यही बात उसके लिए मायने रखती थी। बड़ी बहन शिंग्युए, ये काम कर गया। अब मुझे सुपरहीरो जैसा महसूस हो रहा है, मुरोंग फियर ने उत्साह से कहा। क्या ये वाकई इतना अद्भुत है? तो मुझे चुटकी काट कर देखो और इसे आजमा कर देखो, पता करो कि तुम्हारी ताकत वाकई इतनी महान है या नहीं। वह जानती थी कि मुरोंग फियर एक साधारण व्यक्ति थी, और जब तक वह वास्तव में दोहरी साधना के माध्यम से साधना प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वह उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। मुरोंग फियर ने सिर हिलाया, हुआंग शिंग्युए का हाथ पकड़ा और धीरे से दबाया। फुफकार, दर्द से कराहते हुए हुआंग शिंग्युए चीख पड़ी। वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से स्तब्ध थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका शरीर एक आम इंसान से कई गुना ज़्यादा मजबूत है, फिर भी वह मुरोंग फियर की हल्की सी चुटकी भी सहन नहीं कर पाए। क्या दोहरी साधना वास्तव में इतनी भयावह हो सकती है? बड़ी बहन शिंग्युए, क्या आप ठीक हैं? मैंने अभी अभी अपनी शक्ति का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, मुरोंग फियर ने माफ़ी मांगते हुए कहा। ये सुनकर हुआंग शिंग्युए दंग रह गई। मुरोंग फियर की वर्तमान शक्ति शायद एक आम इंसान की तुलना में 1 या 200 गुना अधिक थी। ये बहुत ही भयानक थी। क्या दोहरी साधना के लाभ इतने विशाल थे? उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। छोटी बहन फियर, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब तुम बेहद शक्तिशाली हो, इसलिए बल प्रयोग करते समय सावधान रहना, हुआंग शिंग्युए ने कहा। अगर आपका सामना किसी गुंडे से हो जाए और आप उस पर हमला करें, तो उसे इतनी जोर से न मारें कि उसकी जान चली जाए। मुझे पता है, मैंने अभी अभी यह साधना प्राप्त की है और अभी तक इसकी आदत नहीं पड़ी है। एक बार जब मैं इसके अनुकूल हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। फियर, अगर तुमने ठीक से आराम नहीं किया है तो थोड़ा और आराम कर लो। मैं पति को नाश्ता बनाने में मदद करने जा रही हूँ। चलो साथ चलते हैं, मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है। उन दोनों ने मिलकर हुशिन को ढूंढ निकाला। हुशिन ने नाश्ता बनाना पूरा कर लिया था और वह उसे मेज पर लाने ही वाली थी। दोनों ने तुरंत मदद की। पत्नी शिंग्युए, जाओ मम्मी पापा को नाश्ते के लिए जगा दो। कुछ ही देर में वे पांचों लोग भोजन करने के लिए इकट्ठा हो गए। मिस फेयर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कल से अलग दिख रही हैं? सोंग यूनई ने आश्चर्य से पूछा। कुछ भी अलग नहीं है, शायद रात भर आराम करने के बाद मैं ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ, मुरोंग फेयर ने कहा। वह ये तो नहीं कह सकती कि उसने कल रात हुशिन के साथ द्वैध साधना की थी, है ना? शायद ऐसा ही हो। नाश्ते के बाद मुरोंग फियर कंपनी चली गई। हुआन किंगफान और सोंग यूनई ने टहलने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। बेशक वे ज़्यादा दूर नहीं गए। आखिरकार पिछले हत्या के प्रयास का अनुभव करने के बाद वे दोनों अभी भी सदमे में थे। हुआंग शिंग्युए ने बेसब्री से हुशिन को खींचकर अपने कमरे में ले गई। पतिदेव, मैं दोहरी साधना करना चाहती हूँ। अरे पत्नी, अभी तो दिन का उजाला है, क्यों न हम आज रात ही द्वैध साधना करें? हुशिन ने सुझाव दिया। नहीं, मैं अभी द्वैध साधना करना चाहती हूँ। पतिदेव, क्या हम द्वैध साधना करेंगे? मुंह फुलाना और नखरे दिखाना पुरुषों के खिलाफ हमेशा से ही एक कारगर रणनीति रही है। हुशिन ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, हम दोहरी साधना करेंगे। इसके बाद दोनों इष्टतम स्थिति में प्रवेश कर गए। प्रणाली, वही नियमित प्रक्रिया, 1 घंटे तक प्रति मिनट 5 अंक की दर से शिंग्युए के 4 गुणों को मजबूत करें। डिंग, महिला मुख्य पात्र नंबर 1 के गुणों को प्रति मिनट मजबूत किया जा रहा है। शक्ति, शारीरिक बनावट, आत्मा, चपलता, प्रत्येक के लिए 5 अंक, कुल मिलाकर 1 घंटा। कुल संवर्धन अंक खपत 1200 अंक। डिंग, होस्ट सेव मोड सेट कर सकता है और अगली बार आप सीधे इस मोड को सक्रिय कर सकते हैं। फिर मोड को सेव करें। डिंग, महिला मुख्य किरदार को बचा लिया गया। दोहरी साधना अवस्था 1 घंटा, प्रति मिनट 5 अंक, 4 गुण, संवर्धन मोड सफल। पतिदेव, आपने मुझसे झूठ नहीं बोला। क्या द्वैध साधना वाकई कारगर है? ये गति तो चौंका देने वाली है। यह मेरी वर्षों की साधना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए छोटी बहन फियर रातों रात इतनी शक्तिशाली हो गई। हुआंग शिंग्युए मूल रूप से एक प्राचीन मार्शल आर्ट साधिका थी, इसलिए वह शक्ति की अनुभूति के प्रति बहुत संवेदनशील थी, जिससे उसकी भावनाएं और भी तीव्र हो जाती थीं। आधा घंटा बीत गया। हुआंग शिंग्युए बेहद उत्साहित थी। जाओ पतिदेव, उठो पतिदेव। वह बहुत उत्साहित थी और हुशिन के लिए जयकारे लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी आवाज़ अनोखी थी, साथ ही उसकी मोहक चीखें भी।
ठीक उसी समय उसके माता पिता अपनी सैर से वापस लौटे और उन्होंने सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना। दोनों ने एक दूसरे को देखा, खुद पर अवाक रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी अपनी बेटी इतनी असहनीय, इतनी देखने में इतनी बुरी और इतनी शर्मनाक होगी। 1 घंटा बीतने के बाद हुआंग शिंग्युए असमंजस में पड़ गई और हुशिन केवल उसे स्पष्टीकरण ही दे सकी। फिर भी हुआंग शिंग्युए बेहद संतुष्ट थी। द्वैत साधना का ये सत्र दूसरों की दशकों की साधना के बराबर था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा अवसर मिलेगा। उसे तुरंत यह एहसास हुआ कि हुशिन को चुनना बिल्कुल सही निर्णय था। दोनों लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक व्यस्त रहे, फिर अंततः रुके। वे नीचे आ गए। दोनों माता पिता के उदास चेहरे देखकर हुआंग शिंग्युए हैरान रह गई। माँ और पिताजी, आपको किसने उकसाया? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? जिंग्यू, मेरे साथ आओ, सोंग यूनी गुस्से में चिल्लाया। हुआंग शिंग्युए असमंजस भरे चेहरे के साथ अपनी माँ के पीछे कमरे में दाखिल हुई। शिंग्युए, तुम एक लड़की हो। तुमने दिन दहाड़े वो हरकत की, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने गुंडे जैसी आवाज क्यों निकाली? अपनी माँ की बातें सुनकर हुआंग शिंग्युए तुरंत समझ गई और उसका चेहरा पल भर में गहरा लाल हो गया। अभी अभी अपनी साधना में वृद्धि के कारण वह इतनी उत्साहित हो गई थी कि वह पूरी तरह से भूल गई थी कि उसके माता पिता घर पर हैं। उसने बेकाबू होकर अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके माता पिता को पता चल जाएगा। ये सचमुच शर्मनाक था। अध्याय 36, माता पिता और बहन यहाँ हैं। डिंग, 68 घंटों के भीतर 500 अरब खर्च करने का कार्य पूरा करने के लिए मेज़बान को बधाई। आपको एक एडवांस प्राप्त हुआ है। पुरस्कार के रूप में एनहांसमेंट पॉइंट्स गिफ्ट पैक दिया जाएगा। डिंग, नया कार्य, 68 घंटों के भीतर 800 बिलियन खर्च करें। कार्य पूरा करने पर आपको एक एडवांस्ड आइटम मिलेगा। पुरस्कार के रूप में एनहांसमेंट पॉइंट्स गिफ्ट पैक दिया जाएगा। सिस्टम, एडवांस्ड खोलें एनहेंसमेंट पॉइंट्स गिफ्ट पैक। डिंग, एडवांस्ड सेशन शुरू करने के लिए होस्ट को बधाई। एनहेंसमेंट पॉइंट्स गिफ्ट पैक, आपको यादृच्छिक रूप से 8000 एनहेंसमेंट पॉइंट्स का इनाम मिला है। 1 लाख से अधिक एनहांसमेंट पॉइंट्स को देखकर हुशिन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। सिस्टम, मेरे लिए मिलिट्री बॉक्सिंग को अधिकतम करो। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने मिलिट्री बॉक्सिंग को उत्कृष्ट स्तर तक मजबूत कर दिया है। 5000 संवर्धन अंक खर्च हो गए। शेष संवर्धन अंक 101, 990। सैन्य मुक्केबाजी के उत्कृष्ट स्तर को महसूस करते हुए हुशिन गहरे सदमे में था। आंखें बंद करके भी वह मिलिट्री बॉक्सिंग को बहते पानी की तरह सहजता से कर सकता था। इसके अलावा उच्चतम स्तर की मिलिट्री बॉक्सिंग अब निश्चित चालों के बारे में नहीं थी। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां निराकार आकार को परावर्तित करता है, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और वर्णन से परे है। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ये 5000 एनहेंसमेंट पॉइंट सही तरीके से खर्च किए गए हैं। तभी उसे ट्रेडिंग एयर सटेप नामक शक्तिशाली कौशल याद आया। उपयोग की शर्त यह थी कि चारों विशेषताओं का स्कोप 500 अंकों से अधिक हो। अब उनकी चारों विशेषताओं का स्कोप 15000 था। उसने इसे सक्रिय कर दिया। वह तुरंत हवा में उछल गया। हुशिन बैठक कक्ष के ऊपर हवा में चलने लगा। नीचे हुआंग शिंग्युए के 3 सदस्यीय परिवार के सदस्य, जो बातें कर रहे थे, ने ऊपर देखा और अचंभित रह गए। हुशिन धीरे धीरे हवा में चलते हुए उनके सामने आ गया। पत्नी शिंग्युए, माँ, पिताजी, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हालांकि उसने ये सवाल पूछा, लेकिन हुशिन को अपने दिल में थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। उनका मतलब क्या था कि इसका उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि चारों विशेषताओं का मान 500 से अधिक हो। अगर कोई इसका इस्तेमाल कर भी ले तो शायद आंगन की दीवार फांदने मात्र से ही वह थक जाएगा। उनके चारों गुण 15000 पर होने के कारण यह आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में शारीरिक ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। अपनी वर्तमान शारीरिक क्षमता के साथ वह थकान से गिरने से पहले अधिकतम 2 घंटे तक ही टिक सकता है। आखिर 15500 से कितने गुना अधिक था, और इस कौशल को अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता था। ये बिल्कुल बेकार था। हालांकि दिखावा करने के मामले में इसका प्रभाव बेजोड़ था। वह हुआंग शिंग्युए और अन्य लोगों के हाव भाव देखकर ही समझ गया था। कम से कम इस कौशल के बिना वह चारों गुणों में 15000 अंक होने के बावजूद भी उड़ने में सक्षम नहीं होगा। सिस्टम, मेरे चारों गुणों को 30000 तक अपग्रेड करो। डिंग, मेजबान को बधाई। 4 विशेषताओं को 30000 तक मजबूत किया गया। 45000 संवर्धन अंक खर्च किए गए। शेष संवर्धन अंक 56990। उसके चारों गुणों की शक्ति पल भर में दोगुनी हो गई और इसका परिणाम भयावह था। शुरू में हुशिन ने सोचा था कि उन्हें दोगुना करने से ट्रेडिंग एयर सटेप की अवधि अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। हालांकि इस स्थिति ने उन्हें चौंका दिया। उसे ऐसा महसूस होता था कि जब तक वह चाहेगा, उसका शरीर आसानी से तैर सकता है और उड़ सकता है। उसका शारीरिक गठन, शक्ति, आत्मा और साम्राज्य आम लोगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान देवता के समान महसूस करता था। यह एहसास सचमुच
रोमांचकारी था। पतिदेव, आप सचमुच उड़ सकते हैं। आपने मुझे बताया ही नहीं। मुझे भी उड़ाने ले चलिए, हुआंग शिंग्युए ने उत्साह से कहा और खुद को हुशिन की बाहों में झोंक दिया। उसने पास खड़े अपने माता पिता को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। बेशक वे दोनों अभी भी सदमे की स्थिति में थे। ठीक है, ये पति तुम्हें हवाई यात्रा पर ले जाएगा। जैसे ही हुशिन ने बोलना शुरू किया, एक ही विचार के साथ वह वास्तव में हुआंग शिंग्युए को पकड़े हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगा। फिर हुशिन ने ट्रेडिंग एयर सटेप का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी अविश्वसनीय ताकत पर भरोसा करते हुए अपने शरीर को हवा में आगे बढ़ाया। वूश, वह सचमुच उड़कर चला गया। लेकिन उस पल हुई खपत ने हुशिन को भयभीत कर दिया। उसे लगा कि किसी को साथ लेकर इस तरह उड़ने पर, भले ही उसके सभी गुण 30,000 हों, वह ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही टिक पाएगा। उसने अवचेतन रूप से ट्रेडिंग एयर सटेप को सक्रिय कर दिया। वह आसानी से हवा में चल सकता था और वह न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ हवा में मंडराने और उड़ने के लिए ट्रेडिंग एयर सटेप का उपयोग भी कर सकता था। ट्रेडिंग एयर सटेप की वर्तमान खपत के अनुसार उन्हें लगता है कि वे किसी को ले जाते हुए 6 से 10 घंटे तक उड़ सकते हैं। अंततः उन्हें ट्रेडिंग एयर सटेप के फायदों का एहसास हुआ। वाह, मैं सचमुच उड़ रहा हूँ। हुआंग शिंग्युए बेहद उत्साहित थी। जब उन्हें काफ़ी मजा आ गया तो हुशिन ने उसे उठाया और जमीन पर उतार दिया। हुआंग किंगफान और सोंग यूनई ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। हुशिन, हवा में उड़ने की तुम्हारी क्षमता के लिए मुझे लगता है कि तुम कम से कम मानव अमर स्तर के होगे। यह एक अद्भुत संसार है, हुआंग किंगफैन ने विस्मय से कहा। साथ ही वह खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। इतना भयानक जीवन जीने वाला अब उसका दामाद था और वह उसे बड़े सहजता से पिताजी कहकर पुकारता था। दामाद जी, चूंकि आप अमर हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा खजाना है जो जीवन को लंबा कर सके या यौवन को बरकरार रख सके? सोंग यूनई ने उत्साह से पूछा। माँ, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मुझे भविष्य में कुछ मिलता है तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले आपको ही दूंगा। अच्छा दामाद, उद्धरण चिन्ह, अमर लोगों के पास निश्चित रूप से ऐसी चीजें होंगी, इसलिए सोंग यूनई बहुत खुश थी। पतिदेव, क्या मैं भविष्य में आपकी तरह उड़ पाऊंगी? हुआंग शिंग्युए ने उत्साह और उम्मीद के साथ पूछा। जरूर, भविष्य में तुम और फियर मेरे साथ 9 स्वर्गों और 10 लोकों में विचरण करोगे, हुशिन ने आत्मविश्वास से कहा। तभी हुशिन का फोन बज उठा। उसने उसे बाहर निकाला और देखा, दरअसल वह उसकी छोटी बहन थी। उसने झटपट फोन उठाया। हेलो भाई, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ और हमें लेने आओ, हम सू सिटी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बहन, तुम्हारा मतलब है कि तुम, मम्मी और पापा सब सू शहर आ गए हो? हुशिन ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल सही, मम्मी पापा ने कहा कि चूंकि तुमने खूब पैसा कमा लिया है और इतनी बड़ी चैरिटी कंपनी शुरू कर दी है, फिर भी तुम उन्हें मुश्किल जिंदगी जीने दे रहे हो, इसलिए वे तुम्हें सबक सिखाने के लिए खास तौर पर आए हैं, हुयानी ने कहा। हुशिन अवाक रह गई। बहन, तुम अपने भाई के साथ अन्याय कर रही हो। मैंने तुम्हें पहले 100 अरब भेजे थे, क्या तुमने माँ बाप को नहीं बताया? वह पैसा तुम सबके लिए जीवन भर के लिए काफ़ी होना चाहिए। भाई, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि तुम हमें तुम्हें ढूंढने नहीं दोगे? क्या तुम? हुयानी के अपनी बात पूरी करने से पहले ही हु चेंगबोंग ने फ़ोन छीन लिया और कहा, अरे बदमाश, जल्दी करो और हमें सू सिटी एयरपोर्ट से ले आओ। तुम्हारे पंख तो सचमुच बहुत मजबूत हो गए हैं, अब तो तुम अपने माता पिता को भी नहीं पहचानते, है ना? पिताजी, मैंने ऐसा नहीं कहा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं और मेरी पत्नी अभी आपको लेने आ रहे हैं। पत्नी? तूने तो पत्नी भी ढूंढ ली, और तू उसे हमें दिखाने के लिए घर तक नहीं लाया। तू सचमुच माता पिता का अनादर करता है। माँ, पिताजी, बहन, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हुशिन ने बोलना समाप्त किया और फ़ोन काट दिया। माँ, पिताजी, मेरे माता पिता यहाँ हैं। आप दोनों घर पर रहिए और टीवी देखिए, मैं और शिंग्युए उन्हें लेने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। हुशिन, हुआंग शिंग्युए को लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी ली। ऐसा नहीं था कि वे गाड़ी चलाना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने जो गाड़ियां खरीदी थीं, वे सभी 2 सीटों वाली स्पोर्ट्स कारें थीं, जिनमें इतने ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते थे। वे जल्द ही हवाई अड्डे पर पहुंच गए। 3 लोगों का परिवार पहले से ही मुख्य द्वार पर इंतजार कर रहा था। भाई, तुमने टैक्सी ली, अब तो तुम इतने अमीर हो गए हो, तुम्हारी कार कहाँ है? हालांकि हुशिन पूरी तरह से लिपटा हुआ था, फिर भी हुयानी ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। बहन, माँ, पिताजी, शोहरत मुसीबतें लेकर आती है। अब जब मैं बाहर जाता हूँ तो अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं करता। जहाँ तक कारों की बात है, हमने सिर्फ स्पोर्ट्स कारें खरीदी हैं। जब समय मिलेगा तो मैं एक बड़ी सी बिजनेस वैन खरीदूंगा, जिसमें हमारा पूरा बड़ा परिवार समा सके। मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ, ये आपकी बहू हैं, हुआंग शिंग्युए। शिंग्युए, ये मेरे माता पिता और मेरी बहन हैं। नमस्ते मम्मी, पापा और बहन। नमस्कार बहू, हमारी बहू बहुत खूबसूरत है। इसके बाद परिवार ने 2 टैक्सियां लेकर वापस घर लौटे।
बेटे, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अपने माता पिता के साथ टैक्सी में यात्रा करते हुए हु चेंगोंग ने पूछताछ शुरू की। पापा, मम्मी, ये सब बातें करने का समय नहीं है। घर पहुंचकर बात करेंगे, ठीक है? उन दोनों ने ड्राइवर की ओर देखा और फिलहाल कोई और सवाल नहीं पूछा। अध्याय 37। भाई, ये व्यवस्था कैसी दिखती है? विला में वापस लौटने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके ससुराल वाले भी वहीं थे और दोनों परिवार तुरंत घरेलू मामलों के बारे में बातचीत करने लगे। हुयानी और हुआंग शिंग्युए के बीच भी बहुत अच्छे संबंध थे। हुशिन को कुछ शांति और सुकून पाकर खुशी हुई, इसलिए वह अकेले खाना बनाने चला गया। ससुराल वालों, हमारा हुशिन बचपन से ही बहुत शरारती और उपद्रवी रहा है। अगर वह कुछ गलत करे तो कृपया उसे दिल पर मत लेना, झेंग होंग्युन ने कहा। हालांकि ऊपरी तौर पर वह हुशिन की परवाह न करती हुई प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में वह अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। वह हुआंग शिंग्युए जैसी बहू से बेहद संतुष्ट थीं। हुशिन की वर्तमान सुनने की क्षमता को देखते हुए उनके लिए उनकी बातचीत को न सुन पाना मुश्किल होगा। हुशिन बहुत ही उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली है। आपने एक बेहतरीन बेटे का पालन पोषण किया है। दोनों पक्षों के बीच बहुत सौहार्दपूर्ण बातचीत चल रही थी। तभी मुरोंग फियर ने फोन किया। पतिदेव, 500 अरब खर्च हो चुके हैं। फिलहाल सहायता आवेदनों की कुल राशि में अभी भी 180 अरब की कमी है और अभी भी कई आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। अनुमान है कि आज हमें लगभग 300 अरब की आवश्यकता होगी। कंपनी के खाते में 800 अरब स्थानांतरित कर दीजिए। मुझे पता है, मेरी पत्नी बहुत मेहनत कर रही है। वैसे जान, मेरे माता पिता और बहनसू शहर आए हैं। आज रात जल्दी वापस आ जाना। क्या मम्मी, पापा और तुम्हारी बहन यहाँ हैं? मैं थोड़ी देर में उनके लिए उपहार तैयार करने जाती हूँ। पतिदेव, मैं यहाँ व्यस्त हूँ, इसलिए पहले फ़ोन रख देती हूँ। पैसे ट्रांसफ़र करना याद रखना। फ़ोन रखने के बाद हुशिन ने हिसाब लगाया। अपनी माँ के दान के अनुसार 68 घंटों के भीतर 800 अरब खर्च करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उसने 600 अरब रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और बाकी 200 अरब रुपये अन्य खर्चों के लिए रख दिए। हुशिन अकेले खाना बना रही थी और उसे बहुत सुकून और आराम महसूस हो रहा था। 2 घंटे से भी कम समय में स्वादिष्ट भोजन से भरी एक बड़ी मेज तैयार हो गई। मम्मी, पापा, बेटा, बहन, चलो खाना खाते हैं। हुशिन की उत्कृष्टता के कारण पूरा परिवार सौहार्दपूर्ण ढंग से रहता था। ससुराल वालों, कृपया थोड़ा और खा लीजिए। ससुराल वालों, आप अभी अभी आए हैं, इसलिए थोड़ा और खा लीजिए। मेरे दामाद का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। वाह भाई, मुझे पता ही नहीं था कि आप में खाना बनाने की इतनी अद्भुत कला है। हुयानी ने खाना खाते हुए कहा। धीरे धीरे खाओ, यहाँ खाने की पूरी मेज है, ऐसा नहीं है कि खाने की कमी है, हुशिन ने आंखें घुमाते हुए कहा। हा, अब से मैं भाई के हाथ का बना खाना रोज खाना चाहता हूँ। मैं शादी नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे किसी से शादी करनी ही है तो मैं अपने भाई से शादी करूँगी। छी, तो फिर मुझसे शादी कर लो, हुशिन ने अवाक होकर कहा। भाई बहन, ये कैसी बकवास कर रहे हो? तुम लोग तो हद से ज्यादा बिगड़े हुए हो। ससुराल वालों, मुझे माफ़ करना कि आपको ये सब देखना पड़ रहा है। हा, ये तो बस बच्चे हैं। इनका इस तरह ज़मीन से जुड़ा होना ही बेहतर है। दोपहर के भोजन के बाद हुशिन बाहर चली गई। हुआंग शिंग्युए और हुयानी स्वाभाविक रूप से उनके दोनों ओर चल रही थीं। हुआंग शिंग्युए ने हुशिन का दाहिना हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि हुयानी ने अपना हाथ उनके बाएं हाथ में डाल रखा था, मानो वे किसी कैदी को ले जा रही हों। भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुमने शिकायत नहीं की थी कि मेरे पास कार नहीं है? मैंने पूरी ऑटो सिटी खरीदने का फैसला कर लिया है। अब से हम जो चाहें वो कार चला सकते हैं, हुशिन ने कहा। भाई, ये तो बहुत दबंग गई है। मेरे भाई से यही उम्मीद थी। चलो जल्दी। हुयानी ने उत्साह से हुशिन को अपने साथ खींचा और दौड़ने लगी। वह ऐसी दिखती थी मानो उसे दुनिया में किसी चीज से डरना हो। तभी विक्रेता ने लियू येक्सिन ने फोन किया। क्या कोई बात है, लियू येक्सिन? हुशिन की सपाट आवाज सुनकर लियू येक्सिन को थोड़ी निराशा हुई। उस समय हुशिन ने उसके माध्यम से 100 से अधिक विला खरीदे थे और यहाँ तक कि उसने उसे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवारी भी कराई थी। उसे लगा था कि हुशिन उसमें दिलचस्पी रखता है। कौन जानता था कि आधा महीना बीत जाएगा और हुशिन ने उससे एक बार भी संपर्क नहीं किया। बॉस, कोई विला खरीदना चाहता है। क्या हम इसे बेच रहे हैं? लियू येक्सिन ने पूछा। इसे बेच दो, हालांकि कीमत में 50% की बढ़ोतरी कर दो। अगर वे इसे खरीदना चाहते हैं तो खरीद लेंगे, अगर नहीं तो भूल जाओ। ठीक है बॉस। अरे भाई, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि वो भी बहुत खूबसूरत महिला है। क्या वो मेरी दूसरी भाभी है? हुयानी ने कहा, जो स्पष्ट रूप से उपद्रव खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। हुआंग शिंग्युए ने कहा, उनकी पहले से ही एक दूसरी भाभी है। अरे, क्या मेरा भाई इतना अद्भुत है? आपका भाई वाकई बहुत अद्भुत है। तो मेरी दूसरी भाभी कहाँ है? बड़ी भाभी, क्या दूसरी वाली भी आपकी तरह सुंदर है?
हुयानी ने और जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुकता दिखाई। ठीक है बहन, अगर तुम इतनी ज़्यादा बोलती रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए कोई ढूंढ लूंगी और तुम्हारी शादी करवा दूंगी, हुशिन ने कहा। बिल्कुल नहीं, मैं शादी नहीं कर रही। अगर कर भी लूँ तो दामाद को अपने साथ रख लूंगी। भाई के हाथ का बना खाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहासुनी के बीच वे ऑटो सिटी पहुंचे। वे सीधे ऑटो सिटी मैनेजमेंट सेंटर गए। आप सभी, क्या मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ? एक कर्मचारी ने पूछा। छोटा सूट और छोटी पेंसिल स्कर्ट पहने वह कर्मचारी बेहद आकर्षक और खूबसूरत भी थी। अपने बॉस को ढूंढो, बोलते समय हुशिन ने अपने धूप के चश्मे और मास्क को उतार दिया। क्या आप ही हैं, श्रीमान हुशिन, चैरिटी कंपनी के मालिक? कृपया एक पल रुकिए, मैं अभी जाकर अपने बॉस को बुला लाता हूँ। कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। श्रीमान मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। कृपया मुझे क्षमा करें कि मैंने आपका पहले स्वागत नहीं किया, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हुशिन से हाथ मिलाते हुए कहा। श्री आपने दान पर इतनी बड़ी रकम खर्च की है, ये वास्तव में हमारी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। ये प्रशंसनीय है। मुझे आश्चर्य है कि किस काम से आप यहाँ आए हैं, श्री बॉस, मैं ऑटो सिटी खरीदना चाहता हूँ। अपनी कीमत बताइए। अपनी हैरानी के बाद बॉस ने कड़वाहट से कहा, श्रीमान ऑटो सिटी सिर्फ मेरी नहीं है। यह एक संयुक्त शेयर प्रणाली है। सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में मेरे पास 51% हिस्सेदारी है और निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन मेरे पास पूर्ण बिक्री अधिकार नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम दूसरे शेयरधारकों से संपर्क करें और इस पर चर्चा करें? उन्हें बताएं कि मैं ऑटो सिटी को खरीदने के लिए $200 अरब का निवेश करने को तैयार हूं। 200 अरब, बॉस की आवाज लड़खड़ा गई। ऑटो सिटी का कुल बाजार मूल्य केवल 138.1 बिलियन था, यह उससे 60 बिलियन से अधिक था। वह सोचने लगा, आखिर यह हुशिन कौन था? इतनी कम उम्र में, दान पुण्य के एक सप्ताह से भी कम समय में, उसने 1 ट्रिलियन से अधिक का निवेश कर दिया था। वह सू सिटी में भी बड़े पैमाने पर अधिग्रहण कर रहा था और अब वह ऑटो सिटी को खरीदना चाहता था। आखिर वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पूरे सू सिटी को ही खरीदना चाहता हो? इस जवाब के बारे में सोचते ही बॉस के माथे पर पसीना आ गया। इसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी? ये बहुत ही अजीब था। और हुशिन के भव्य हाव भाव को देखते हुए हो सकता है कि वास्तव में उनके मन में ऐसा ही कोई विचार हो। श्रीमान आप ऐसा क्यों नहीं करते? एक पल रुकिए, मैं तुरंत प्रमुख शेयरधारकों से संपर्क करके उन्हें बैठक के लिए बुलाता हूँ। मैं आपको अधिकतम 1 घंटे में जवाब दे दूंगा। अच्छा, तो हम 1 घंटे इंतजार करेंगे। हुशिन का लक्ष्य 200 अरब खर्च करना था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इंतजार कर सकता था। वाह भाई, क्या आप मजाक नहीं कर रहे हैं? क्या आप सचमुच इस जगह को खरीदने के लिए 200 अरब खर्च करना चाहते हैं? लेकिन भाई, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हुयानी ने अत्यंत जिज्ञासा से पूछा। हुआंग शिंग्युए भी लंबे समय से इस सवाल को लेकर उत्सुक थी और उसने हुशिन को ध्यान से देखा। क्योंकि तुम्हारे भाई के पास एक सिस्टम है, हुशिन ने सच कहा। हुआंग शिंग्युए ने आंखें घुमाईं, उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वाह भाई, आपके पास कोई सिस्टम है? क्या यह उपन्यासों में वर्णित सिस्टम जैसा है? सिस्टम कैसा दिखता है? हुयानी ने सवालों की एक श्रृंखला पूछी, मानो वह सचमुच उसकी बात पर विश्वास कर रही हो। ये सिस्टम वाकई बहुत अद्भुत और शक्तिशाली है। यह मुझे असीमित धन दे सकता है। इसकी दिखावट की बात करें तो ये बेहद प्रभावशाली और लुभावना है। जब यह मुझे पैसा देता है तो मुझे वह सब खर्च करना ही पड़ता है। अध्याय 38, पागल औरत। ठीक है, चलिए गाड़ियां देखते हैं। बहन, आपको जो भी गाड़ी पसंद आए आप उसे चलाकर देख सकती हैं, हुशिन ने उदारतापूर्वक कहा। तो मैं शिष्टाचार नहीं बरतूंगी। हुयानी सबसे पहले बाहर भागी। पतिदेव, आपकी बहन सचमुच बहुत जीवंत है, हुआंग शिंग्युए ने मुस्कुराते हुए कहा। जीवंत? इसे तो चिढ़ाना कहते हैं, हुशिन ने आंखें घुमाते हुए कहा। पतिदेव, क्या वे सचमुच आपके परिवार वाले हैं? हुआंग शिंग्युए ने अचानक पूछा। हाँ, वे सचमुच बहुत अच्छे हैं। हुशिन को अभी तक उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी। लेकिन पतिदेव, आप इतने शक्तिशाली और धनी हैं, फिर भी वे इतने साधारण लोग हैं। किसी को भी शक होगा, हुआंग शिंग्युए ने गंभीरता से कहा। हुशिन ने कड़वी मुस्कान दी। अगर उन्हें शक है तो उन्हें शक करने दो। पतिदेव, क्या आपके पास वाकई उपन्यासों जैसी कोई प्रणाली है? हुआंग शिंग्युए बेहद हैरान थी। चुप रहो, जान, इतना काफ़ी है कि तुम्हें पता है। इसके बारे में चिल्लाओ मत, वरना मुझे डर है कि कोई मुझे पकड़कर प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर लेगा, हुशिन ने गंभीरता से कहा। ये देखकर हुआंग शिंग्युए ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने मन ही मन सोचा, अगर तुम नहीं बताओगे तो मत बताओ, मुझे देर सवेर पता चल ही जाएगा। अरे युवती, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, मोटर सिटी में सबसे महंगी कारें किस दुकान में मिलती हैं? हुयानी ने जोर से पूछा। छोटी बहन, सबसे महंगी कारें लग्जरी स्पोर्ट्स कार शॉप में हैं।
वहाँ सब कुछ महंगा है, यहाँ तक कि सबसे सस्ती कार भी कई मिलियन की है। लग्जरी स्पोर्ट्स कार की दुकान किस दिशा में है? बस उस तरफ जाओ, बाएं मुड़ो फिर दाएं मुड़ो और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। समझ गया, धन्यवाद युवा महिला। भाई भाभी, जल्दी करो, मुझे सबसे खूबसूरत और सबसे तेज स्पोर्ट्स कार चुननी है। हुइयाली की आवाज़ बहुत तेज थी, जिससे कई लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। देहाती गंवार। कुछ ही दूरी से एक तिरस्कारपूर्ण आवाज़ सुनाई दी। पहले हंसमुख दिखने वाली हुइयानी अचानक रुक गई। उसने एक महिला की ओर देखा और पूछा, आंटी, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? तुम तो देहाती हो। हुइयानी मुस्कुराते हुए पास आए और पूछा, चाची, आपको कैसे पता चला कि मैं देहाती हूँ? मैं हर तरफ से बता सकता हूँ। तुम्हारी हड्डियों तक से देहातीपन झलक रहा है। दूसरे पक्ष ने जरा भी दया नहीं दिखाई। आंटी, आपकी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अमीर हैं। बिल्कुल, मैं हूँ। मेरे किसी भी कार्ड में इतना बैलेंस है कि तुम्हारी जिंदगी भर की तनख्वाह चुकाने के लिए काफ़ी है। वह महिला बेहद घमंडी थी। वाह आंटी, आप तो कमाल हैं। मेरे कार्ड में इस समय 40 अरब से ज़्यादा बैलेंस है। क्या इसका मतलब यह है कि आपके किसी कार्ड में मेरे 40 अरब से ज़्यादा बैलेंस है? छी, गंवार, तुम सपने देख रहे होगे। तुम्हारे पास 40 अरब हैं, तो मेरे पास 40 खरब हैं। महिला का लहजा बेहद तिरस्कारपूर्ण था। हुइयानी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपना फ़ोन निकाला, अपने ऑनलाइन बैंक में लॉग इन किया और उसे उस महिला के सामने रखा। आंटी, आप खुद गिनकर देखिए कि मेरे पास 40 अरब हैं या नहीं। उस महिला ने तिरस्कार भरी नज़र डाली और उसे एक नज़र ने उसे अवाक कर दिया। हुइयानी ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, मुझ जैसे देहाती के पास भी 40 अरब होते हैं। आप तो इतनी अद्भुत हैं, तो क्यों ना आप मुझे अपने 40 क्वाड्रिलियन दिखा दें ताकि मेरा ज्ञान भी बढ़े। आसपास मौजूद कई लोग उत्सुकता से चलकर आए और देखने लगे। वे भी पल भर में अपनी जगह पर जम गए। यह असली एक 4 है, जिसके बाद संख्याओं की एक लंबी श्रृंखला है जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है, किसी ने हकलाते हुए कहा। आंटी, आप अब क्यों नहीं बोल रही हैं? आप मुझे हमेशा गंवार कहती रहती हैं, तो आप हैं क्या? कूड़े के ढेर से निकली कोई बेकार सी इंसान। और वैसे भी, यह मेरे भाई का इलाका है। आपका यहाँ स्वागत नहीं है, इसलिए यहाँ से चली जाए। हुइयानी का रवैया पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गया और वह भयंकर दहाड़ के साथ सामने आई। हुशिन को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन दिखावा करने में उससे भी बेहतर होगी। आप, क्या तुम एक बूढ़ी औरत हो, न पैसे वाली, न दिखने वाली? इतना घमंड क्यों दिखा रही हो? और मुझे गंवार कह रही हो? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? सुरक्षाकर्मियों, इसे बाहर निकालो और इसका नाम गुप्त रखो। मेरे भाई के इलाके में ऐसे अहंकारी लोगों को फिर कभी आने मत दो। सुरक्षा गार्ड वास्तव में चलकर वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे वहां से भगाने की हिम्मत नहीं की। माफ कीजिए, युवती, आपका भाई कौन है? सुरक्षा गार्ड ने हुइयानी से सावधानीपूर्वक पूछा। क्या तुम मेरे भाई को जानते तक नहीं? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा भाई हुशिन है, हुशिन चैरिटी कंपनी का मालिक। ये जगह भी मेरे भाई ने ही खरीदी है। अब से मेरा भाई यहाँ का बड़ा बॉस है और मैं छोटा बॉस। तुम्हारे छोटे बॉस को गंवार कहा जा रहा है और तुम इसे यूं ही अनदेखा कर दोगे? क्या श्री हु आपके भाई हैं? किसी ने अविश्वास से पूछा। क्या इसकी अनुमति नहीं है? हुइयानी कमर पर हाथ रखे खड़ी थी और वह अत्यंत प्रभावशाली लग रही थी। हाँ, लेकिन आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि मोटर सिटी आपके भाई द्वारा अधिग्रहित की गई है? सुरक्षा कप्तान ने पूछा। मैं उसके लिए इसे साबित कर दूंगा। कुछ दूरी से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लोगों के एक समूह के साथ आता हुआ दिखाई दिया। बॉस और प्रमुख शेयरधारक, सुरक्षा कप्तान ने कांपती हुई आवाज में कहा। बॉस हुशिन के सामने आए। श्रीमान हु, हमारी बैठक के दौरान हमने सर्वसम्मति से मोटर सिटी को आपको 200 अरब में बेचने का निर्णय लिया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आसपास के लोग बेहद हैरान रह गए। उसी समय उन्हें यह एहसास हुआ, हुशिन, ये वही हुशिन है जो बड़े पैमाने पर परोपकारी कार्य करते हैं। क्या वह हद से ज़्यादा अमीर नहीं है? उन्होंने दान पुण्य में पहले ही 1 ट्रिलियन से अधिक का निवेश कर दिया है और फिर भी उनके पास चीज़ें खरीदने के लिए पैसे बचे हैं। अच्छा, तो चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं और धनराशि हस्तांतरित करते हैं। श्रीमान हु, कृपया इधर आइए। हम कार्यालय में अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, बहन, पत्नी, तुम दोनों जाकर कुछ गाड़ियाँ चुन लो। मैं जाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूंगा और भुगतान कर दूंगा। हुइयानी ने सुरक्षा कप्तान की ओर देखा। तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? इसे बाहर निकालो और इसका नाम गुप्त रखो। मोटर सिटी में इसका कभी स्वागत नहीं होगा। उस महिला को पता था कि उसने उन्हें नाराज कर दिया है, लेकिन वह अपना स्वाभिमान नहीं त्याग सकी। उसने सोचा, अगर तुम इतने अमीर हो तो इतना देहाती व्यवहार क्यों करते हो? क्या तुम जानबूझकर लोगों को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? वह दहाड़ते हुए बोली, ये तो बस एक घटिया मोटर सिटी है। अगर मैं नहीं आ सकती तो नहीं आऊंगी।
चाहे तुम मुझसे कितनी भी मिन्नतें करो, मैं नहीं आऊंगी। छोटी बच्ची, तुम्हें पुनर्जन्म में बस किस्मत से ही मौका मिला है। इतना घमंड मत करो, तुम्हारा ये फिजूल खर्ची करने वाला भाई देर सवेर दिवालिया हो ही जाएगा। अब भी तुम इतने उग्र होने की हिम्मत कर रहे हो। मानो या ना मानो, मैं अपने भाई से पूरा शहर खरीदवा कर तुम्हें ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। हुयानी चिल्लाया। हे, अगर तुम इतने काबिल हो तो अपने भाई से सू सिटी खरीदवा लो। अगर वो नहीं खरीद सकता तो तुम सब गंवार, काय और निकम्मे हो। ये सुनकर हुशिन ने भौहें चढ़ा लीं। महोदया, क्या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? हमने आपको नाराज तो नहीं किया। आपने मेरी बहन को गंवार कहकर शुरुआत की और माफ़ी मांगने के बजाय आपने अपनी बात पर अड़ी रहकर अब मेरा अपमान कर रही हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको ब्लैकलिस्ट नहीं कर दूंगी? ओह, आप मुझे ब्लैकलिस्ट करने जा रहे हैं? मैं बहुत डर गई हूँ। कृपया मुझे ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। महिला का रवैया बेहद घमंडी बना रहा। वह पूरी कोशिश कर रही थी, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि दूसरी पार्टी के पास सू सिटी को खरीदने की ताकत है। बहुत अच्छा, तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। हुशिन ने अपना फ़ोन निकाला, उसकी एक तस्वीर खींची और चला गया। ये देखकर वह महिला गुस्से से चिल्लाई, कुत्ते, मेरी तस्वीरें खींच रहे हो? अभी के अभी उस तस्वीर को डिलीट करो। भले ही मेरी उम्र बढ़ रही हो, मुझ में अभी भी आकर्षण है। मैं इतनी खूबसूरत हूं कि तुम कभी भी मेरी सुंदरता को हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। अध्याय 39, दुर्भावनापूर्ण घटना। उस महिला को सुरक्षाकर्मियों ने पागल समझकर उठा लिया। हुशिन दफ्तर लौटी, सफलतापूर्वक भुगतान किया और मोटर सिटी को खरीदने का काम पूरा किया। जब वे रवाना हुए तो उनकी छोटी बहन हुयानी ने एक लाल फरारी चुनी, जबकि हुशिन्यू ने एक बड़ी, लंबी व्यावसायिक वैन का चयन किया। ये पूरी तरह से 8 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी थी, जिसमें 12 लोग एक साथ आराम से बैठ सकते थे। चूंकि अब घर में काफ़ी लोग थे, इसलिए ये कार पर्याप्त थी। हालांकि उसकी ड्राइविंग क्षमता उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह इसे हुशिन पर ही छोड़ सकती थी। बेहतरीन ड्राइविंग कौशल के साथ हुशिन किसी भी कार को उतनी ही आसानी से चला सकता था जैसे कोई खेल खेल रहा हो। जैसे ही वे विला वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, मुरोंग फेया ने हुशिन को बुलाया। पतिदेव, बहुत भयानक घटना घटी है। कुछ लोग कंपनी में गड़बड़ी फैलाने और तोड़फोड़ करने आए थे। हमारे कई कर्मचारी घायल हो गए हैं। मुरोंग फेयर की घबराहट भरी आवाज़ सुनाई दी। हुशिन ने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। वह फिलहाल बिना किसी प्रतिफल के परोपकारी कार्य कर रहे थे, केवल जनता की सेवा कर रहे थे। ये सोचना भी अजीब था कि कोई उनकी कंपनी की धज्जियां उड़ा देगा। ये तो असामान्य था। क्या वे लोग चले गए हैं? नहीं, उन्होंने कंपनी के मुख्य द्वार को अवरुद्ध कर दिया है और दावा कर रहे हैं कि हमने किसी की मौत का कारण बनाया है। ठीक है, मैं समझ गई। घबराओ मत, जान, मैं अभी आती हूँ। शिन्युए, तुम और मेरी बहन कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाओ और पहले वापस आ जाओ। कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है और मैं उसे संभालने जा रहा हूँ। ठीक है। हुशिन अकेले ही कंपनी तक गाड़ी चलाकर गई। लगभग 30 मिनट बाद वह कंपनी के बाहर पहुंचा। जैसा कि उम्मीद थी, मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास का इलाका प्रवासी श्रमिकों जैसे दिखने वाले लोगों के एक समूह द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन ये लोग प्रवासी मजदूर लग रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। हुशिन चैरिटी कंपनी ने किसी की हत्या कर दी है। देखो सब लोग, मेरे छोटे भाई को उन्होंने मार डाला है। उनका नेतृत्व एक युवक कर रहा था जिसने सुरक्षा हेलमेट पहन रखा था और वह बहुत आक्रामक ढंग से चिल्ला रहा था। हुशिन कार से बाहर निकली और चलकर वहां पहुंची। रास्ता बनाओ। मुख्य सड़क अवरुद्ध थी, इसलिए हुशिन ने जोर से चिल्लाया। तुम कौन हो? जिस व्यक्ति पर उसने चिल्लाया था, उसने तुरंत ही शत्रुतापूर्ण लहजे में उससे पूछा। उनकी आभा को देखकर हुशिन तुरंत समझ गया कि वे प्रवासी मजदूर बिल्कुल नहीं थे, वे स्पष्ट रूप से गुंडे थे। हालांकि उनमें से कुछ से अभी भी खून की गंध आ रही थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे साधारण गुंडे नहीं थे। मैं हुशिन हूँ, उसने शांत भाव से अपनी पहचान स्वीकार की और अपना मास्क और धूप का चश्मा उतार दिया। हुशिन, ये सचमुच वही है। उसके आसपास मौजूद सभी नकली प्रवासी मजदूर उत्साह से दहाड़ रहे थे। नेता ने तो आक्रामक ढंग से हमला करते हुए अपने हाथ में एक स्टील का पाइप भी ले लिया। हुशिन, तुमने मेरे भाई को मार डाला। उसकी जान की कीमत अपनी जान देकर चुकाओ। हवा में उछलते हुए उसने स्टील के पाइप को जोर से हुशिन के सिर की ओर घुमाया। इस दृश्य ने दूर खड़े दर्शकों के साथ साथ कई पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को भी भयभीत कर दिया। हुशिन के चेहरे पर घबराहट के भाव थे, मानो उसके पास बचने का समय ही न हो। धड़ाम, उसके सिर पर जोरदार चोट लगी और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके बालों से तुरंत खून बहने लगा और जमीन पर फैल गया। मालिक, अंततः कंपनी की सुरक्षा टीम और कर्मचारियों ने प्रतिक्रिया दी। उच्च वेतन और बोनस पाने वाले ये कर्मचारी पागलों की तरह दौड़ पड़े। धिक्कार है, तुम बिल्कुल भी प्रवासी मजदूर नहीं हो। प्रवासी मजदूर कभी किसी की हत्या नहीं करते।
एक कर्मचारी ने बेहद गुस्से में दहाड़ मारी। भागो, जल्दी भागो। बदमाश तितर बितर हो गए और भाग गए। पुलिस ने काफी समय पहले ही उस जगह को घेर लिया था, उनके पास कार्रवाई करने का कोई उचित कारण नहीं था। उन्होंने तुरंत जाल को बंद कर दिया और पूरे समूह को घेर लिया। पतिदेव मुरोंगफियर घबराई हुई और पीली पड़ी हुई हुशिन की ओर दौड़ी। अत्यधिक चिंतित होने के कारण वह पूरी तरह से भूल गई कि हुशिन एक विशेषज्ञ था, भला एक प्रवासी मजदूर उसे कैसे गिरा सकता था। घटनास्थल पर मौजूद मीडिया ने हड़बड़ी में खबरें प्रसारित कीं। ये खबर कि हुशिन चैरिटी कंपनी के मालिक हुशिन को खुद फर्जी प्रवासी श्रमिकों द्वारा दुर्भावनापूर्ण और बेरहमी से पीटा गया था और उनकी हालत गंभीर थी, तुरंत इंटरनेट पर फैल गई और सभी प्रमुख प्लेटफार्मों की सुर्खियों में छा गई। हुशिन चैरिटी कंपनी से मदद पाने वाले अनगिनत लोग ये खबर देखकर गुस्से से बौखला गए और उन्होंने देखा कि उनके उपकारक को एक स्टील के पाइप से जमीन पर गिरा दिया गया है। देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई और अनगिनत लोगों ने संबंधित अधिकारियों से न्याय की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने पर जोर दिया। इससे भी अधिक नारों में अपराधियों को फांसी देने की मांग की गई। जब सू शहर की पुलिस ने अपनी जांच के नतीजे जारी किए, जिसमें पता चला कि हुशिन चैरिटी कंपनी में गड़बड़ी करने वाले लोग असली प्रवासी मजदूर नहीं बल्कि नकली थे, तो पूरा इंटरनेट हंगामा मच गया। पुलिस जांच के बिना भी हर कोई जानता था कि हुशिन चैरिटी कंपनी ने किसी को नाराज किया होगा, जिसके कारण ये दुर्भावनापूर्ण निशाना बनाया गया। और हुशिन के कारण जिनके हितों पर असर पड़ा, वे फर्जी धर्मार्थ संगठन और कंपनियां ही थीं। हुशिन की कार्रवाइयों ने उन्हें धन जुटाने और शीर्ष स्तर पर मुनाफा कमाने से रोक दिया था, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस मामले को भड़काने वाले व्यक्ति ने इस तरह के दुष्परिणाम की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हुशिन इतनी आसानी से हार मान लेंगे। जांच के दौरान आसानी से उसके खिलाफ सुराग मिल सकते हैं। देश भर में हुशिन के लिए न्याय और बदला लेने की मांग करने वाली आवाजें बहुत बुलंद थीं। राज्य सरकार पहले ही आगे आकर यह वादा कर चुकी है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। मीडिया और जनता सब देख रहे थे, अपराधी कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कानून से बच नहीं पाएंगे। और हुशिन ने ठीक यही अनुमान लगाया था, इसीलिए उसने स्वेच्छा से स्टील के पाइप से वह प्रहार सहा था। रात में आपातकालीन उपचार मिलने के बावजूद हुशिन अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी और गहन चिकित्सा इकाई में ही रही। ऐसा जितना अधिक होता गया, उतनी ही अधिक चिंता सबकी बढ़ती गई। उसी रात हुशिन चैरिटी कंपनी की उपाध्यक्ष मुरोंगफियर ने सभी स्वीकृत और लंबित दान वितरणों को निलंबित करने की घोषणा की। दूसरे शब्दों में, हुशिन चैरिटी कंपनी ने अपना दान कार्य रोक दिया है। इसका कारण ये बताया गया कि अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। बॉस हुशिन ने दान में 1 ट्रिलियन से अधिक राशि दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगभग पीट पीट कर मार डाला गया। 6 घंटे से अधिक समय तक आपातकालीन उपचार के बाद भी वह खतरे से बाहर नहीं था और दोषियों को कड़ी सजा देनी पड़ी। असंख्य लोग अभी भी अपने दान के पैसों की मंजूरी और वितरण का इंतजार कर रहे थे। यह अचानक बर्खास्तगी इसलिए हुई क्योंकि उन अपराधियों ने उस बॉस को लगभग मार ही डाला था जो उन्हें पैसे दे रहा था। देखते ही देखते ये लोग और उनके परिवार वाले बेकाबू हो गए, तरह तरह के हंगामे करने लगे और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग करने लगे। जेल में 100 से अधिक अपराधी थे। उनके सामने कई बड़ी स्क्रीन लगी थीं जिन पर कड़ी सजा की मांग करने वाली सामग्री चल रही थी, यहाँ तक कि मौत की सजा की भी मांग की जा रही थी। उनमें से हर कोई डर से पीला पड़ गया था। वे सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। नेता, जिसने हुशिन को पीटा था, बुरी तरह कांप रहा था, जबकि अन्य लोग केवल भागीदार थे, वही मुख्य हमलावर था। जनता के भारी विरोध को देखते हुए वह जानता था कि उसका अंजाम बेहद बुरा होगा, सचमुच बहुत बुरा। मैं बोलूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ये वुचेंग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय के युवा मालिक शी जोंग थे। उन्होंने मुझे प्रवासी मजदूर होने का नाटक करने और लोगों को उकसाकर हुशिन चैरिटी कंपनी में गड़बड़ी फैलाने के लिए 10 मिलियन दिए थे। मेरा किसी को मारने का इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता कि हुशिन ने मुझे क्यों नहीं रोका। अत्यधिक दबाव में आकर इस व्यक्ति ने सब कुछ विस्तार से कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत वुचेंग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय के युवा प्रमुख शी जोंग को गिरफ्तार करने के लिए एक अभियान शुरू किया और उन्होंने तुरंत मीडिया को घोषणा कर दी कि असली अपराधी की पहचान हो गई है और उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सू शहर की पुलिस पर भी सभी क्षेत्रों से भारी दबाव था। अध्याय 40। सब कुछ योजनाबद्ध था। 12 घंटे से भी कम समय में हुशिन चैरिटी कंपनी को दुर्भावनापूर्ण रूप से बदनाम करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे अंततः जनता का आक्रोश शांत हुआ। बेशक ये राहत केवल अस्थायी थी। ज्यादातर लोग हुशिन की सुरक्षा, दोषियों और उनके पीछे के साजिशकर्ताओं को मिलने वाली सजा और हुशिन चैरिटी कंपनी द्वारा दान निधि की समीक्षा और वितरण कब दोबारा शुरू किया जाएगा, इस बारे में चिंतित थे, क्योंकि बहुत से लोग जीवन रक्षक धन की प्रतीक्षा कर रहे थे।
कुछ लोगों को इस बात की भी चिंता थी कि अगर हुशिन बच भी गए तो वे परोपकारी कार्य करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों का अक्सर कोई इनाम नहीं मिलता। समाज के हर वर्ग से अनगिनत लोग सू शहर के लिए रवाना हुए और हुशिन से मिलने के लिए सू शहर के अस्पताल के बाहर कतार में खड़े हो गए। इसके अलावा लोग सड़कों पर प्रार्थना कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि नेक इंसान हुशिन सुरक्षित और स्वस्थ रहें। मीडिया ने भी इस घटना की रिपोर्ट की, जिससे अधिक से अधिक लोग हुशिन के लिए प्रार्थना करने लगे। सभी उस नेक इंसान की सुरक्षा की कामना कर रहे थे। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको 5 लाख से अधिक लोगों से कृतज्ञता, विश्वास, आशीर्वाद और सुरक्षा की शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए आपको पुरस्कार के रूप में 1 लाख संवर्धन अंक प्राप्त हुए हैं। कोमा में होने और गंभीर रूप से घायल होने का नाटक कर रही हुशिन ये खबर सुनकर बेहद खुश हो गई। उनका मूल उद्देश्य तो इस पूरे मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं को दंडित करना था, लेकिन उन्हें लोगों से अप्रत्याशित रूप से अपार कृतज्ञता और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ऐसा लगता है कि अच्छे कर्मों का फल सचमुच अच्छा ही मिलता है। जब सही समय आया तो हुशिन जाग उठी। चिकित्सक पूरे समय उनके साथ ही मौजूद थे। कोई चारा नहीं था। हुशिन जैसा व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उसे कुछ हो जाता तो समाज में अफरा तफरी मच सकती थी। जब उसने देखा कि सभी महत्वपूर्ण संकेत धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, तो उसने अवचेतन रूप से हुशिन की जांच की और महसूस किया कि हुशिन जागने ही वाली है। वह जाग रहा है। आखिरकार वह जाग रहा है। उसके सभी लक्षण धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। अच्छे लोगों को वाकई अच्छा फल मिलता है। उपस्थित चिकित्सक ने उत्तेजित होकर चीख मारी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अच्छे लोग हमेशा दूसरे अच्छे लोगों की सुरक्षा की कामना करते हैं। दरवाजे के बाहर और भी लोगों ने ये खबर सुनी और वे बेहद खुश हुए। चूंकि उनकी हालत गंभीर थी, इसलिए वे सभी बेहद चिंतित थे। कॉल करें। फियर खत्म, हुशिन ने कमजोर आवाज में कहा। फियर, तुम में से कौन फियर है? श्रीहू तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मुरोंग फेयर ने तुरंत कहा, यह मैं ही हूँ। जल्दी अंदर जाए, श्रीहू आपका इंतजार कर रहे हैं। मुरोंग फेयर तेजी से अंदर चली गई। डॉक्टर साहब, हम श्रीहू का वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि पूरा देश जान सके कि परोपकारी श्रीहू सुरक्षित हैं। यह पास ही खड़े उपराष्ट्रपति ने कहा, उन्हें अंदर आने दो, लेकिन उन्हें शोर कम करना होगा। कोई विकल्प नहीं था। अगर लोगों को ये पता नहीं चलता कि हुशिन सुरक्षित है, तो अस्पताल में आने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। आज ही सू शहर में आने वाले लोगों की संख्या 100,000 से अधिक हो गई और जांच से पता चला कि वे सभी हुशिन के लिए आए थे। पूरी रात हजारों लोग फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल के चारों ओर जमा रहे। कई लोगों ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें डर है कि अपराधी श्रीहू को दूसरी बार चोट पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने स्वेच्छा से उनके अंगरक्षक बनने की पेशकश की। मुरोंग फियर अंदर गईं और पत्रकारों और मीडिया कर्मियों का एक समूह उनके पीछे पीछे गया, जो लाइव प्रसारण कर रहा था। हुशिन के सिर को जालीदार पट्टी से लिपटा हुआ और उसमें से खून रिसता हुआ देखकर, उसका चेहरा पीला और बेहद कमजोर देखकर, ये मीडियाकर्मी दिल दहला देने वाले आंसू बहा उठे। एक परोपकारी, कितना महान व्यक्ति, उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है? सब लोग शांत हो जाओ, भाईशिन को कुछ कहना है। मुरोंग फियर ने जोर से डांट लगाए। सभी लोग तुरंत शांत हो गए, यहाँ तक कि उनकी सांसें भी धीमी हो गईं। एक चैरिटी का काम टाला नहीं जा सकता। आप जल्दी जाए और धनराशि को मंजूरी दीजिए। ये कहने के बाद हुशिन बहुत थका हुआ लग रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर जल्दी। क्या हुशिन, क्या वह मर रहा है? जो लोग बात नहीं समझ पा रहे थे, वे बुरी तरह घबरा रहे थे। डॉक्टर चौंक गए, जल्दी से अंदर आकर जांच की और फिर बोले, बकवास मत करो। श्रीहू को कोई गंभीर खतरा नहीं है। चोटों की गंभीरता के कारण वे बस थकावट भरी नींद में सो गए हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि श्रीहू ने चैरिटी के काम को लेकर चिंतित होने के कारण जागने पर जोर दिया? ओह श्रीमान हूँ, आप इतने नेक कैसे हो सकते हैं? आप बुरी तरह घायल हैं, फिर भी दान पुण्य के काम में लगे हैं। हाय रे हाय। घटनास्थल पर मौजूद एक महिला पत्रकार अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। ठीक है, कृपया सभी लोग जल्दी से चले जाएं। श्रीहू के आराम में खलल न डालें, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य लाभ पर असर पड़ेगा। डॉक्टर ने सबको बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही मुरोंग फियर ने तुरंत मीडिया को घोषणा की कि अपने बॉस के निर्देशों का पालन करते हुए चैरिटी का काम जारी रहेगा। इस दृश्य को मीडिया रिपोर्टरों द्वारा पूरे नेटवर्क पर उजागर किया गया और हुशिन के कार्यों ने अनगिनत लोगों को भावुक कर दिया। इस पल हुआंग शिंग्युए और अन्य लोग भी अस्पताल पहुंचे। हुशिन की मां और हु यानी के अलावा हुआंग शिंग्युए और उसकी मां दोनों हुशिन की ताकत को समझती थीं और जानती थीं कि यह सब हुशिन की योजना और रणनीति का हिस्सा है। स्वाभाविक रूप से वे उसे बेनकाब नहीं करेंगी और पूरी तरह से सहयोग करेंगी। ये खबर सुनकर जेंग होंग्युन और हु यानी रोते रोते लाल हो गईं। दोषियों को कड़ी सजा दो, उन्हें कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। हु चेंगबोंग ने गुस्से में अस्पताल की दीवार पर मुक्का मारा और दहाड़ने लगा।
महोदय और महोदया, हमने सुना है कि आप हुशिन के परिवार से हैं। क्या ये सही है? एक रिपोर्टर ने पूछा। हाँ, हम ही हैं। मैं हुशिन की छोटी बहन हूँ। ये दोनों हमारे माता पिता हैं। ये मेरी भाभी हैं और ये मेरे बड़े भाई के ससुर और सास हैं, हुयानी ने रोते हुए कहा। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप जानते हैं कि अपराधियों ने श्रीहू को क्यों निशाना बनाया? और क्यों? मेरे बड़े भाई के पास बहुत पैसा था और उसे खर्च करने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने नेक इंसान बनने पर जोर दिया और दान पुण्य में पैसा बांध दिया, जिससे दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचा। ये लोग तो सरासर शैतान हैं। हुयानी के मन में जो भी विचार आता था वह बोलता चला जाता था, बिना रुके लगातार बोलता रहता था। संक्षेप में उसने ये संकेत दिया कि उसके बड़े भाई को एक अच्छा इंसान होने के लिए अच्छे पुरस्कार नहीं मिले और अब वह उसके द्वारा किए जाने वाले दान पुण्य के कार्यों का समर्थन नहीं करती है। इससे ऑनलाइन और भी अधिक प्रतिक्रिया हुई। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग तेज हो गई, ये तर्क देते हुए कि अन्यथा दान करने का साहस कौन करेगा। हुशिन की घटना को 2 दिन बीत चुके थे। सू शहर में अनगिनत लोगों ने संबंधित विभागों को घेर लिया, सभी अपराधियों को कड़ी सजा दिए जाने का इंतजार कर रहे थे और अन्यथा वहां से जाने से इनकार कर रहे थे। हुशिन पूरी तरह से खतरे से बाहर थीं और उन्हें गहन चिकित्सा इकाई से सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। डिंग, बधाई हो, होस्ट। आपने 68 घंटों के भीतर 800 अरब युआन खर्च कर दिए हैं और आपको एडवांस प्राप्त हुआ है। एनहेंसमेंट पॉइंट्स गिफ्ट पैकेज। डिंग, नया मिशन, 100 घंटों के भीतर 1 ट्रिलियन युआन खर्च करें। मिशन पूरा करने पर एडवांस्ड लेवल मिलेगा। एनहेंसमेंट पॉइंट्स गिफ्ट पैकेज। सिस्टम, एडवांस्ड खोलें संवर्धन अंक उपहार पैकेज। डिंग, बधाई हो, होस्ट। आपने एडवांस्ड मोड खोल दिया है। एनहेंसमेंट पॉइंट्स गिफ्ट पैकेज। इनाम के तौर पर 15,000 एनहेंसमेंट पॉइंट्स प्राप्त हुए। वर्तमान में बचे हुए एनहेंसमेंट पॉइंट्स 172,990। बेटे, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जेंग होंग्युन ने अत्यधिक चिंता के साथ पूछा। माँ, मैं ठीक हूँ। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, हुशिन ने मुस्कुराते हुए कहा। नादान बच्ची, तुम्हारी चोटें इतनी गंभीर थीं, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? इतनी चिंता मत करो, बस ठीक होने पर ध्यान दो, जेंग होंग्युन ने रोते हुए कहा। बड़े भाई, चिंता मत करो, दोषियों को निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलेगी, हुयानी ने गुस्से से कहा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, ऐसा लग रहा था मानो मौका मिलने पर वह खुद दोषियों को पीट पीट कर मार डालेगी। इस समय मुरोंग फियर अस्पताल पहुंची। उसे एक बात का एहसास भी हुआ, हुशिन इतना शक्तिशाली था, वह स्टील के पाइप के एक ही वार से इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो सकता था। उसने तुरंत ही मुख्य बात समझ ली। ये सब हुशिन की रणनीति थी, जिसने आसानी से संकट का समाधान कर दिया, दोषियों को कड़ी सजा दी और हुशिन चैरिटी कंपनी की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके एहसास आपके दिल में अभी बाकी रहेंगे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। ऐसी ही और रोमांचक, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली अध्याय में फिर मुलाकात होगी, एक नए किरदार, एक नई दास्तान और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए।